डील कर रहा है किससे, टैक्सेस ऑन इनकम के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं लाइक डीटीए, डीटीएल। डीटीए क्या होता है, डीटीएल क्या होता है, कब बनाए जाते हैं, कब नहीं बनाए जाते हैं, अगर बनाए गए हैं तो क्या ये बने रहेंगे या बाद में रिवर्स होंगे, इन सारे के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, ऐसा क्या टेक्निकल मुद्दा है। जब अकाउंट्स के हिसाब से पीएनएल बनाते हैं, जो हमारा अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और जो हमारा टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उन दोनों में अंतर होता है। और जो शेयर होल्डर के पास पीएनएल जाता है वो अकाउंट के हिसाब से आता है। अब अकाउंट के हिसाब से जो पीएनएल है उसमें जो इनकम होती है उसको हम अकाउंटिंग इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। और जो टैक्स के हिसाब से पीएनएल है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। और ये दोनों इनकम क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है, ओके। अब सपोज करें डिफरेंट क्यों होती है, तो मल्टीपल रीज़न बताऊंगा मैं, और क्योंकि वही तो सिलेबस का पार्ट। अब सपोज करें अकाउंट के हिसाब से आपकी इनकम हो रही है 5 लाख रुपए, और टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम हो रही है 4 लाख रुपए। अकाउंट के हिसाब से आपकी इनकम हो रही है 5 लाख रुपए, टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम हो रही है 4 लाख रुपए। तो ऐसा एक दिन आएगा जब अकाउंट के हिसाब से इनकम होगी 4 लाख रुपए, और टैक्स के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए। ऐसा क्यों आएगा वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। बस अभी मैंने ये समझाया आपको कि ऐसा हो रहा है कि अकाउंट के हिसाब से सपोज करेंगे इनकम कितनी है 5 लाख, टैक्स के हिसाब से 4 लाख। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करना है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आपकी टैक्स के हिसाब से तो इनकम 4 लाख की हो रही है, तो अगर आपको टैक्स चुकाओगे भी तो 4 लाख के हिसाब से चुकाओगे। यानी डिपार्टमेंट आपसे टैक्स मांगेगा तो 4 लाख में मांग लेगा कि 5 लाख में मांगेगा, 4 लाख पे मांगेगा। आपका प्रोविजन फॉर टैक्स तो 4 लाख के ऊपर ही बनेगा, इंटू सपोज 30%। लेकिन अकाउंट्स में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो 4 लाख नहीं दिखाई दे रहा है, वो कितने दिखाई दे रहा है, 5। और आप टैक्स कितने पे लगा रहे हो, 4। ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के नीचे उड़ जाएंगे कि इनकम 5 लाख है और टैक्स 4 लाख पे लग रहा है। नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के नीचे ऐसे नहीं उड़ जाएगी, थोड़ी बात समझना बाकी है आपको, तब आपको लॉजिक समझ आएगा, ठीक है। तो अभी बोल रहा हूँ कि टैक्स में कुछ खर्चे हैं जो टैक्स इनकम हमारी कम दिख रही है, टैक्स में कुछ खर्चे हैं जो आज ज़्यादा अलाव हो गए हैं और अकाउंट में कम अलाव हो गए हैं। तो अकाउंट में बाद में अलाव हो जाएंगे और टैक्स में अलाव नहीं होंगे। सपोज करें आपने एक प्लांट मशीनरी खरीदी है और 35 AD वाला काम करते हैं। अब आपको प्लांट मशीनरी का पूरा डेप्रिसिएशन मिल गया टैक्स पर्पज से, और अकाउंट में तो आप 15% 15% 15% क्लेम करो। तो अगर 1 लाख की मशीन है या जितनी भी मशीन है, टैक्स में एक ही बार में पूरा अमाउंट पीएनएल चला गया और पूरा ही अकाउंट में भी पीएनएल में जाएगा, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। आज क्या होगा, आज टैक्स की इनकम बहुत ही कम दिख रही है, जैसे 4 लाख दिख रही है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा चला गया, अकाउंट की इनकम ज़्यादा दिख रही है। अब अगर मैं मानूं कि टैक्स अकाउंट की इनकम सेम भी होती, तो आगे से क्या होगा, अकाउंट में डेप्रिसिएशन की वजह से अकाउंट की इनकम कम होगी, लेकिन टैक्स में अब डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, तो टैक्स की इनकम रिलेटिवली फ्यूचर में ज़्यादा निकल आएगा। क्या इतनी बात समझ आई। तो जो अभी की सिचुएशन है वो ये है कि टैक्स की इनकम कम है आज इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन हम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आज टैक्स की इनकम कम है क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग गया है, और कल डेप्रिसिएशन बचा ही नहीं है क्योंकि वो ऐसा का डेप्रिसिएशन आप पूरा ले चुके हो, तो कल जो टैक्स की इनकम है वो जो भी आएगी अकाउंट की इनकम उससे कम आ जाएगी, क्योंकि अकाउंट में थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन ज़्यादा
रहेगा। देखिए ऐसा हो रहा है कि जितना आज टैक्स की इनकम ज़्यादा है, बाद में धीरे धीरे करके उतनी इनकम अकाउंट की, सॉरी, आज टैक्स की इनकम जितनी कम है, धीरे धीरे बाद में जाके टैक्स की इनकम उतनी बढ़ जाएगी। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ से शुरू नहीं करा जहाँ से करते हैं, बस मैं बात आपको बता रहा था। तो जो अब निकला है उसको कंप्लीट करके फिर सिस्टमेटिकली आता हूँ। तो मीनिंग तो ये हो गया कि टैक्स अभी आप 4 पे चुकाओगे ना इस बार, तो आगे अकाउंट के हिसाब से इनकम कम होगी और टैक्स के हिसाब से ज़्यादा होगी। तो आज आप कम इनकम पे टैक्स चुका रहे हो, बाद में आपको ज़्यादा इनकम पे टैक्स चुकाना है टैक्स के हिसाब से। सही है? यानी जो डिफरेंस दिख रहा है उस पर टैक्स बचना नहीं है, उस पर टैक्स लग जाना। मैं बिल्कुल रिवर्स कर दूं तो ऐसा हो जाएगा कि अकाउंट की अगले साल की इनकम 4 लाख हो जाएगी और टैक्स की 5 लाख हो जाएगी। आज टैक्स की कम है, कल अकाउंट की कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है? सुनो ध्यान से। अकाउंट हम सब बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका जो P&L 5 लाख दिख रहा है, लेकिन आपका टैक्स का P&L 4 लाख दिख रहा है। जब मैं बोलूँ टैक्स कितना चुकाना है, तो चुकाना तो आपको 4 लाख का 30% ही है, लेकिन जब P&L में डालना है तो P&L में 5 लाख के हिसाब से P&L में डालना, क्योंकि कल अकाउंट की इनकम जो मैंने डिस्कस किया, प्लीज़ उसको बताना है ना, तो वो आपको समझ आ जाएगा ना, तो बहुत कंफर्टेबल काम हो गया। इतना ही तो समझना था बस, अभी तो उसके टुकड़े टुकड़े हैं पूरा। बताएं, कल अकाउंट की इनकम ज़्यादा होगी या कम होने वाली? कम होने वाली है। और टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स ऐसा हो सकता है कि टैक्स ज़्यादा अमाउंट पे निकले, तो अकाउंट में इनकम कम दिख रही है और टैक्स हम ज़्यादा पे चुकाएंगे बाद में, ये तो मिसमैचिंग हो जाएगी। सिर्फ इनकम कम दिख रही है, टैक्स हम ज़्यादा इनकम पे चुका रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो है, जो हम कमा रहे हैं उसका खर्चा दिखाओ। तो कमाएंगे हम आगे अकाउंट में 4 लाख और टैक्स चुकाएंगे 5 लाख। सही है? और आज हम कमा रहे हैं 5 लाख और टैक्स चुका रहे हैं 4 लाख, तो टैक्स तो हम उतने पे ही चुकाएंगे जितने पे टैक्स बनता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो टैक्सेबल इनकम उसका ही टैक्स लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लाख का टैक्स बनता है, करेक्ट। और 1 लाख का टैक्स जो आज अकाउंट के हिसाब से नहीं बन रहा है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा आएगा कि अकाउंट की इनकम कम होगी और टैक्स ज़्यादा बन रहा हो, तो हम तब ना बुक करके आज बुक करेंगे, और हम 1 लाख के ऊपर 30% और बुक करेंगे। तो 1,20,000 और 30,000 मैंने कितने के ऊपर बुक कर लिया 30%, बताओ जरा? 5 लाख के ऊपर, जबकि टैक्स के हिसाब से मेरी इनकम कितनी हो रही है? 4 लाख। बताओ, मैचिंग कौन सा मैच हो गया? हाँ। अब जब मेरे अगले साल की इनकम अकाउंट में 4 लाख होगी, टैक्स में 5 लाख होगी, तो वो मुझसे बोलेंगे 5 लाख का टैक्स चुका। तो मैं अकाउंट में क्या करूँगा, चुकाऊंगा तो 5 लाख का टैक्स, लेकिन अकाउंट से निकालूंगा 4 लाख का टैक्स, क्योंकि 1 लाख का टैक्स तो मैं पिछले साल ही निकाल चुका था। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? पक्का। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और बिलीव करें यही कॉन्सेप्ट है एकमात्र, और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमनी है। इसे जितने कंफर्ट के हिसाब से सकता हूँ उतना आराम से समझा, और सेम एग्जांपल बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर बात समझ आ जाए, बैठ जाए। वैसा बोल रहा हूँ कि अकाउंट का P&L आपका भी है 5 लाख, टैक्स का भी है 4 लाख। ठीक है? तो टैक्स तो आपको 4 लाख पे ही चुकाना है, उस पर कोई डाउट नहीं, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 4 लाख है, चुकाओ। लेकिन अब हमें पता है डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हुए। आज टैक्स को ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, कल अकाउंट को ज़्यादा मिल जाएगा। करेक्ट? तो अब ऐसा होगा कि मैं जस्ट रिवर्स कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी समझ आए। ऐसा होगा कि अकाउंट की इनकम 4 लाख बचेगी और टैक्स की 5 लाख हो जाएगी। तो अगले साल जब अकाउंट की इनकम 4 लाख होगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में अकाउंट की इनकम 4 लाख होगी और टैक्स की इनकम 5 लाख होगी, तो जब आपका P&L बनेगा
उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखेगा कितना, 4 लाख, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिखने लगेगा, वो तो 5 लाख का 30% दिखेगा, क्योंकि टैक्स पेबल तो 5 लाख का 30% ही है। क्यों है? क्योंकि टैक्सेबल इनकम कितनी है बोलो, तो 5 लाख का 30% देना पड़ेगा ना। अब यहाँ इनकम 4 लाख है, टैक्स 5 लाख का दिख रहा है। इसी बात को समझने के लिए हम पहले ही क्या करते हैं, जो हमारी इनकम 5 लाख थी लेकिन टैक्सेबल इनकम 4 लाख थी, तो 4 लाख का तो टैक्स चुकाना है, चुकाना है, लेकिन जो बाकी और 1 लाख है जो हमें अभी नहीं चुकाना लेकिन अकाउंट के हिसाब से बनता हमारा देना, तो मैं क्या करूँगा, 5 लाख का, टोटल 5 लाख का, तो 4 लाख का तो मुझे चुकाना है, और मेरे बुक्स में 1 लाख रुपए की इनकम और दिख रही है अकाउंट के हिसाब से, ठीक है। तो उसका मैं क्या करूँगा, अकाउंट के हिसाब से, अब देखो टैक्स के हिसाब से, अब कंपेयर देखना कैसे करते हैं हम, जो चुकाना है वो टैक्स के हिसाब से होगा हमेशा, क्योंकि वो चुकाना है। क्या ये डीम नहीं है, सच सच है, ऐसा ही होगा। लेकिन बुक्स आप टैक्स की बना रहे हैं या हम अकाउंट की क्लास में बैठे, तो हमें किस एंगल से सोचना है, टैक्स के एंगल से सोचना है कि अकाउंट के एंगल से सोचना है, कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग करते समय अकाउंटेंट इस एंगल से देखता है, वैसे डीटीएल तो अकाउंटेंट नहीं देखता, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो किस एंगल से देखेगा, वो ये बोलेगा कि ठीक है टैक्स वैक्स ओके, मेरी कितनी इनकम है, 5 लाख, तो 5 लाख का टैक्स कितना बनता है, 1.5 लाख, मैं कितना टैक्स चुका रहा हूँ, 1,20, तो मेरा बनता तो ज़्यादा है अकाउंट के हिसाब से, तो 30,000 और बनता है जो मैं आज नहीं चुका रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब चुकाना पड़ेगा, और तब अकाउंट की इनकम ज़्यादा नहीं होगी और टैक्स की इनकम ज़्यादा होगी। इसलिए वो क्या करता है, अकाउंट के एंगल से सोच के बोलता है कि देखो 5 लाख की इनकम है अकाउंट की, मैचुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 30% बनता है टैक्स। आप भले 4 लाख पे ले रहे हो, लेकिन वो तो आपका ऊपर नीचे अमाउंट होता रहेगा, 4 लाख का टैक्स मैं चुका दूंगा, और 1 लाख पे मैं अकाउंट के एंगल से तो मान के चल रहा हूँ कि एक टैक्स भी मुझे चुकाना चाहिए था, भले मैंने अभी नहीं चुकाया, तो कभी ना कभी मुझे एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। तो जो मैंने चुकाया नहीं अकाउंट के हिसाब से लेकिन मेरा बनता है, वो DTA बने, एसेट बनेगा या लाइबिलिटी बनेगा मेरे लिए, तो उतना समझना है। आप रैंडम आंसर कभी नहीं करेंगे, इसलिए इसमें तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे अगर कुछ भी पूछा है, आप अपना टाइम लेके और आंसर बताएंगे जो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, यानी मैं थोड़ी स्पीड में बोलना शुरू कर दूँ तो आप भूल जाओगे मैंने अभी तक क्या बोला, इतनी बार बोल चुका हूँ सबकी। तो ना मैं जल्दी बोला हूँ ना आप जल्दी बोले, दिमाग लगा के बोले। अकाउंट अकाउंटेंट हैं आप, आर्टिकल में आप देख रहे हैं काम, आपको अकाउंट का पेंडल दिख रहा है 5 लाख, तो आप समझा रहे हैं बॉस को कि सर 5 लाख का 30% तो बनता है 1.5 लाख, लेकिन डिपार्टमेंट को तो कितना दिया हमने, 1,20,000, तो भाई 30,000 और देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं देना पड़ेगा, तो कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, सही है। तो इसको हम बनाएंगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बनाएंगे, डिफर्ड टैक्स। बहुत लोगों को भूलता है, बहुत कॉमन बात है इसको भूल जाना, तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ लॉजिक लगाना। आप पहले तो ये समझें कि आप अकाउंट की क्लास में, जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे किसके एंगल से सोचना है, अकाउंट के। लेकिन जो टैक्स चुकाया जाता है एक्चुअली वो टैक्स के हिसाब से चुकाया जाता है, तो टैक्स के हिसाब से आपने 4 लाख पे टैक्स चुका दिया, अकाउंट के हिसाब से 5 लाख पे देना था, 1 लाख पे देना रह गया ना। अब मैं ऐसा सोचूं केवल अकाउंट्स होती, केवल अकाउंट से टैक्स ना होता तो मैं तो 5 लाख पे टैक्स चुका देता, तो चुकाना है ना मुझे 5 लाख पे, इस साल की 5 लाख की इनकम पे कभी ना कभी बहुत अपना के टैक्स हमें देना पड़ेगा। आप आज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल जो भी जो एक्स्ट्रा 1 लाख की इनकम है इस पर कभी ना कभी तो टैक्स के हिसाब से टैक्स बन ही जाएगा, ठीक है। तो देना तब पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इनकम इस बार बुक हुई है 1 लाख की एक्स्ट्रा, तो उसका टैक्स का खर्चा हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस बार ही निकालना पड़ेगा, और निकाल के हम खर्च रख लें और चुकाएंगे कभी और, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या कोई डाउट आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की इसमें, पक्का। अब जब नेक्स्ट ईयर ऐसी सिचुएशन आएगी
अभी जो हमने इनकम ज़्यादा बुक कर रखी है अकाउंट्स में, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लिए, अब आगे हम अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगा लेंगे और टैक्स में डेप्रिसिएशन जाएगा नहीं, तो क्या होगा, अकाउंट की इनकम कम आएगी और टैक्स की इनकम ज़्यादा। तो टैक्स की इनकम के हिसाब से टैक्स पेबल ज़्यादा बनेगा, करेक्ट, क्योंकि अकाउंट में तो इनकम दिख नहीं रही है। तो अकाउंट में इनकम इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि अकाउंट में पिछली बार इनकम दिखा दी थी आपने एक्स्ट्रा, तो आपने पिछली बार के पीने से पैसे निकाल तो लिए थे चुकाने के लिए, उन पैसे के साथ क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। तो अगर यही क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स हो जाए नेक्स्ट ईयर में, ये नेक्स्ट ईयर अकाउंट की इनकम कितनी 4 लाख, टैक्स की इनकम कितनी 5 लाख, आप बताएं क्या होगा, टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा है 1.5 लाख, अकाउंट के हिसाब से कितना बन रहा है 1.20, तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे कि मेरा जो इनकम बन रहा है कितना बन रहा है, ध्यान से देखना है, इनकम 4 लाख है, ये बन रहा है आपका 1.5 लाख, माइनस कर दोगे आप, इसमें से एडजस्ट कर लोगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो क्रिएट की थी आपने, ठीक है, कितनी, ये बाहर कितना आएगा, ठीक है, बताओ अकाउंट की इनकम कितनी, उसका 30% कितना, अकाउंट में कितना खर्चा दिख रहा है 1.20 का मैचिंग हो गई, देखिए सर टैक्स तो 1.5 लाख बन रहा था, हाँ बन रहा था, तो उसमें से 30% जो हमने एक्स्ट्रा पहले ही खर्चा बुक कर लिया था, हमें पता था कि खर्चा बाद में बढ़ेगा, तो उसको हमने क्या करा है, रिवर्स किया है, तो यहाँ हो रहा है DTL का रिवर्सल, क्या समझ आया, पक्का। तो जब अकाउंट की इनकम देखो, रटना नहीं, मुझसे रटाना, आप तो अच्छे से समझ लो, भले मैं उसको 1-2 बार और बोल दूँगा, तो समझने का तरीका ये होता है कि अब मैं चीज़ों को ज़्यादा ना समझा के पूछूंगा, तो आप अपने दिमाग को प्रोसेस करके आंसर दोगे। अगर अकाउंट की इनकम ज़्यादा है, बातें नहीं करनी है, ऐसी क्या बात रह जाती है जो इन 1.5-2 घंटे में भी नहीं तुम्हें जरूरी देता है, इंसान भूल जाए कि कर क्या रहा था। फिर से सुनो, आपकी अकाउंट की इनकम ज़्यादा है, इस एग्जाम्पल को दिमाग में नहीं लाओगे, ये तो रटना हो गया, अकाउंट की इनकम ज़्यादा है, टैक्स की इनकम है कम, तो बताओ टैक्स ज़्यादा चुकाया या कम, हाँ कम चुकाया तो लायबिलिटी बनेगी, बात खत्म, करेक्ट। अब अगर अकाउंट की इनकम कम है और टैक्स की इनकम ज़्यादा है, तो टैक्स ज़्यादा चुकाया, हम अकाउंट के एंगल से सोच रहे हैं, अकाउंट के एंगल से कम चुकाना था लेकिन टैक्स चुका ज़्यादा दिया है आपने, ठीक है, तो क्या बनेगा, डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा अगर ये पहली बार घटना घट रही होगी, लेकिन चूंकि पहले ही DTL बन चुका था तो फिर DTL रिवर्स होगा, और अगर ये फर्स्ट ईयर इवेंट है तो फिर DTA बन जाएगा, मुझे ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, ये तो मुझे बाद में कभी ना कभी तो एडजस्ट हो ही जाएगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, आज चुकाना तो ज़्यादा है ही लेकिन मेरा एसेट है, ये कभी ना कभी मुझे क्या हो जाएगा, इसका रिवर्सल मिल जाएगा। क्या दोनों बात समझ आई है, बताओ DTL कब बनता है, लायबिलिटी तब बनेगी जब कम चुकाओ, चुकाओ मतलब किसको चुकाते हो, टैक्स को, तो कम चुकाओ मतलब टैक्स की इनकम कम है तब तो कम चुकाए, तो लायबिलिटी बन गई, एसेट तब बनेगा जब ज़्यादा चुका था, हम किसके एंगल से सोच रहे हैं, अकाउंट के एंगल, अकाउंट हम अकाउंट के एंगल से सोच रहे हैं कि अकाउंट के एंगल से चुकाना कितना था और हमने चुकाया कितना, अकाउंट के एंगल से 4 लाख पे चुकाना था, टैक्स हमने चुकाया है 5 लाख पे, तो हमने ज़्यादा चुकाया, क्या बन जाएगी, डिफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाए, आई होप आपको क्लियर होगा, पक्का, ठीक है, यहाँ से मैं आपको अब समझाना शुरू करता हूँ जहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए था, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन पहले लिया, अब थ्योरेटिकल पे रिवर्स जाते हैं, तो मैं आपको समझा रहा था कि आखिर ES क्यों है, ES 22 क्यों है, क्योंकि बिकॉज देर आर डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग P&L एंड जो टैक्सेबल इनकम होती है उनमें डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस किन वजहों से होते हैं और किस तरीके के होते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपसे, तो
डिफरेंसेस आने की कई वजह हो सकती है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है और जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, अगर ये सेम होती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन में आते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्यों, किन वजहों से डिफरेंस आते हैं। तो जाना जो भी बता रहा हूँ ये सब अब एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो भी बताया वो है तो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए जरूरी भी था। तो कुछ एरियाज जिनकी वजह से डिफरेंस आते हैं, जैसे पहला डेप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस आ जाता है। जैसे अकाउंट में क्या होता है और टैक्स में क्या होता है, कंपेयर कराते जाऊँगा। अकाउंट में डेप्रिसिएशन आप किसी भी रेट से ले सकते हो, मिनिमम रेट शेड्यूल 2 में बताई गई। तो कंपनी नेट का शेड्यूल 2 है, वो बताता है इससे नीचे डेप्रिसिएशन की रेट नहीं होगी, उससे ऊपर कितनी लेनी है, कितनी भी लो। लेकिन टैक्स में जो रेट है, डेप्रिसिएशन रेट है, वो क्या है, फिक्स्ड है। प्लांट मशीनरी 15% लगेगा, 15 ही लगेगा। फर्नीचर में 10 लगेगा तो 10 ही लगेगा, है ना। और कैलकुलेशन भी अलग तरीके की होती है। यहाँ जो कैलकुलेशन होती है वो ऑन नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे होती है। यानी अगर 5 डेज भी आपके पास एसेट है तो 5 दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा। और यहाँ होती है 180 डेज से ज़्यादा या कम। 180 दिन से ज़्यादा है पूरा डेप्रिसिएशन, 180 से कम है आधा डेप्रिसिएशन। उनको कोई मतलब ही नहीं है कितने दिन इस्तेमाल हुआ। अकाउंट तो एक एक दिन का हिसाब लगाते हैं, ठीक, तो भी डिफरेंस आना है P&L में। यहाँ फिर क्या होता है, 100% डिडक्शन भी मिल जाती है, जैसे 35 AD के केसेस में। और यहाँ नो सच कॉन्सेप्ट, अकाउंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता 100% डिडक्शन जैसा। क्या बात समझ आई आपको। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आप इनकी लॉजिक एक्सेप्टेंस नहीं आता आपको कि हाँ यार यही तो दिक्कत आ रही है, तब तक आप आंसर समझ भी नहीं पाओगे और एक्सेप्ट करना तो गलत है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अब अकाउंट में तो आप P&L बनाते हो तो P&L में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है। अकाउंट नॉर्मल खर्चा है ना, तो P&L आता है। तो क्या करते हैं हम, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये नॉट अलाउड इन टैक्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट P&L में आ ही नहीं सकता टैक्स के, बैड डेट है तो आएगा। प्रोविजन अलाउड नहीं होता है, ठीक है, प्रोविजन अलाउड नहीं होता है किसमें, टैक्स में। बैड डेट अलाउ होता है, ओनली बैड डेट्स अलाउड। ओके, तीसरा एग्जांपल देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अकाउंट में इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे आता है। इस बार का जो ब्याज है P&L में आएगा, लेकिन सेक्शन 43B की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स में तभी P&L में आता है जब उसका पेमेंट कर दिया। याद आ रहा है कुछ, PG में कहीं तो पढ़ा था, कभी तो पढ़ा था, ठीक है। आप 43B के हिसाब से इंटरेस्ट जब पे हो जाए तो ही एक्सपेंस माना जाता है, अदरवाइज P&L से माइनस नहीं हो सकता। इंटरेस्ट जो अलाउ होता है, PGB की बात कर रहा हूँ मैं, हाउस प्रॉपर्टी की, और बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होता है, ठीक है, 43B। ये समझ आया आपको। और चीज़ समझना, चौथा, आप क्या करते हैं अकाउंट्स में, गुडविल वगैरह है, ठीक है, आप उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, तो ये फुल अमाउंट आ जाता है यहाँ पे, गुडविल राइट ऑफ कर दी, जितनी भी राइट ऑफ कर दी आपने वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट है, तो उसको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएट करना पड़ता है एट द रेट 25% इंटेंजिबल एसेट के रूप में।
ये भी डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट। और छोटे छोटे डिफरेंसेस बस हो गए, बात समझ गए आप, तो बस इसको ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। जैसे कि आप कोई पेनल्टी चुकाते हैं, फाइन चुकाते हैं, तो पेनल्टी और फाइन जो आप चुकाते हो अकाउंट में तो पी में आएगी। अकाउंट में तो सब पी में आता है, चाहे आग लगे, कचरा फेंके, कुछ भी हो, सब पी में आएगा। ये टैक्स क्या बोलते हैं ना, पेनलाइज नेचर का जो खर्चा है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये तो डेबिट कर देते हो आप पी में, यहाँ तो अलाउ लिख मत देना अकाउंट में, अलाउड से अलाउड थोड़ी थे। और यहाँ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, ओके। अब मोटे मोटे हिसाब से समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे खर्चे हैं जो अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पे आते हैं, लेकिन पी में तभी आएंगे, टैक्स में तभी आएंगे जब उसका पेमेंट कर दिया जाए, या उन पर TDS काट लिया जाए, या डेप्रेशन है तो फिक्स रेट से आएगा, ठीक है। और या डाउटफुल डेट्स है तो उसका प्रोविजन बेसिस पे नहीं आता है खर्चा। इंटरेस्ट की बात करें तो वो पेमेंट के बाद ही आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आती हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया रीजन। अब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो दो वजहों से आ रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, पूछा जाता है आपसे, थ्योरी पूछा जाता है 5 नंबर में। डिफरेंसेस दो वजह से आ रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। सपोज करो एक एसेट पे आपको टैक्स में 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जबकि आप अकाउंट में 20% SLM से चल रहा है। 1 लाख का एसेट है, अकाउंट में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000, और टैक्स में मिल गया पूरा 100, और नील 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 नील, ऐसे होगा। तो आज अकाउंट टैक्स का पीरियड में जो डिफरेंस आया है, जितने रुपए का, क्या वो रुपए का डिफरेंस कवर हो जाएगा फ्यूचर में? इतना सोचिए, बोलो पक्का। ऐसे डिफरेंसेस जो आज क्रिएट हुए हैं कल कवर हो जाएंगे, ऐसे डिफरेंसेस को हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइम, यानी ये मैटर ऑफ टाइम है। यानी अगर आप 5 साल बाद देखोगे तो जितना खर्चा पीएनएल में गया है अकाउंट में, उतना ही खर्चा टैक्स में गया है। तो बस आप आज देख रहे हो तो आज टैक्स में पूरा 100% गया है, पीएनएल में केवल 20% गया है। ये 2020 करके 5 सालों में पूरा 100% टैक्स में चला जाएगा। क्या ये बात समझ आई आपको? तो ऐसे डिफरेंसेस, ऐसे एलिमेंट जिनकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ओवर द टाइम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उनको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। और ऐसे एलिमेंट जिनसे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो रहेगा, वो कभी भी कवर नहीं होने वाला। जैसे आपको बिजनेस में पेनल्टी लगी, पेनलाइज नेचर, अकाउंट के पीएनएल में तो गई है, टैक्स के पीएनएल में नहीं गई, और अभी नहीं गई और कभी नहीं जाएगी। तो जो इस वजह से अकाउंट और पीएनएल में, अकाउंट और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस कभी रिवर्स नहीं होने वाला। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंस। तो ये S22 में जो डिफरेंस आ रहा है वो दो वजह से हो सकता है, अकाउंटिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। अगर अकाउंटिंग डिफरेंस आ रहा है, हमें पता है कि आज अकाउंट की इनकम ज़्यादा दिख रही है, बाद में कम दिखेगी। आज टैक्स की इनकम कम दिख रही है, बाद में ज़्यादा दिखेगी। तो हमें पता है ना कि आज टैक्स की इनकम 4 लाख दिख रही है, अकाउंट की 5, लेकिन बाद में ऐसा उल्टा हो जाएगा ऐसे, और बाद में उल्टा हो जाएगा तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा जबकि अकाउंट की इनकम कम होगी। इसलिए हम इन केसेस में क्या करते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस में क्या करते हैं, DTA या DTL बनाते हैं कि भाई आज कम चुकाना पड़ रहा है तो कल ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट डिफरेंस में अगर नहीं चुकाना पड़ रहा है तो नहीं चुकाना पड़ेगा, अगर चुकाना पड़ रहा है तो चुका दिया, ये कभी रिवर्स होने वाला नहीं है। तो परमानेंट डिफरेंस के लिए हम कभी DTA या DTL नहीं बनाते। आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया? ठीक है, हमने बात की व्हाट आर दी डिफरेंसेस, रीजन ऑफ डिफरेंसेस। दूसरी बात हमने की है डिफरेंसेस कितने तरीके के होंगे, 2 तरीके के होंगे, परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस वो होते हैं जो ओवर द टाइम क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, और परमानेंट डिफरेंस वो है जो हो गए डिफरेंसेस वो कभी रिवर्स नहीं होंगे। अगर आज कोई एक्सपेंस
अकाउंट में दिख रहा है लेकिन टैक्स में नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से हमें टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो बस चुकाना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो एक्सपेंस बाद में टैक्स में दिखेगा और अकाउंट में नहीं दिखेगा तो हमें कम टैक्स चुकाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब वो रिवर्स नहीं होने वाला तो हम उसका डिटेल बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। इसके ऊपर डिटेल बनता है, टाइम डिफरेंस के ऊपर किसके ऊपर नहीं बनता है, परमानेंट। क्लियर है आपको? अब यहाँ से जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था वही एक दो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में है तो वो समझाता हूँ, ठीक है? लिखना कैसे है, करना कैसे है, और फिर उसके और आगे बढ़ते, ठीक है? नहीं होगा, नहीं होगा। अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट हमेशा वैलिड नहीं हो पाता। जैसे आपके स्टॉक में आग लग गई, तो आपके स्टॉक में आग लग गई है, आप उसको P&L में दिखाओगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट कोई मैचिंग नहीं है। हो सकता है साल भर में कोई सेल ना हुई हो, केवल आग लगी हो, लेकिन किससे मैच करा के दिखा रहा हो, किसी से मैच करा के नहीं। हम कोशिश करते हैं कि मैचिंग हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच कर ही नहीं सकती, ठीक है? तो उनको हमें P&L में डालना ही पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लॉस बाय फायर। वो कोई मैचिंग नहीं है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे तो मैचिंग करता हुआ खर्चा है, बिल्कुल नहीं है वो मैचिंग करता हुआ खर्चा, लेकिन दिखाना पड़ता है, सही है? ऐसे ही ये है, आपको कोई पेनल्टी लग जाती है, चलो पेनल्टी तो फिर भी मैच करा दोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करती, नॉर्मल कोशिश होती है कि मैच कर जाए। किसकी? कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, हाँ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यानी मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट और टैक्स का डिफरेंस आ रहा है ना, तो चुकाओ टैक्स और भूल जाओ उसको, क्योंकि वो कभी रिवर्स रिवर्स नहीं होने वाला। अगर अगर एंट्री करोगे तो फिर वो एंट्री में एक अमाउंट क्रिएट होगा, रह जाएगा, correct। और वो कहाँ जाएगा फिर रिवर्स में? कितने पेज नंबर पे है? S20 आपने? सॉरी, 22। बताया ना, नींद पूरी नहीं हो पाती। साइलेंट कर लो। सुने, सुने ध्यान से। अब मैं थ्योरेटिकली इसको ऑलमोस्ट पूरा समझाऊंगा, बीच में जो प्रैक्टिकल आ रहा है उसके साथ, ठीक है? डिफरेंस, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू आइटम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ध्यान से देखना और डेप्रिसिएशन को ध्यान से देखना क्योंकि ये पूछे गए, ठीक है? डेप्रिसिएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या होता है, अकाउंट्स में S26 बोलता है, अकाउंट का S26 बोलता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एक बार में ही P&L में डाल के राइट ऑफ करो, क्योंकि टैक्स बोलता है कि 1/5 डाल के 5 सालों में राइट ऑफ करो। तो हो गया डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस या परमानेंट डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस है ना, जाना तो पूरा अमाउंट है, तरीके लगे। ओके, लिख अच्छा लिखे ही नहीं। और पेनल्टी पेड अंडर इनकम टैक्स, मैंने बोला कि अकाउंट टैक्स P&L में जाती है लेकिन टैक्स में अलाउड नहीं। हियर देयरफॉर, here therefore, due to different treatment of items of balance sheet in accounting and taxation, the income or profit as per accounts and tax do not, the difference can be divided into two parts, timing difference, याद करना है डेफिनेशन से, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? लिखने को आती है। टाइमिंग डिफरेंस आर द डिफरेंसेस between accounting income and taxable income which arise in one year a period and are capable of reversal in subsequent period or periods। तो उन्होंने बोला कि टाइमिंग डिफरेंस अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम में आने वाला ऐसा डिफरेंस है जो एक अकाउंटिंग ईयर में या पीरियड में अराइज होता है और आगे जाके वो क्या हो जाता है, कभी ना कभी रिवर्स होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल। ओके, एक बार इसको लाउड रीड करना है। अच्छा, पहले दूसरी डेफिनेशन और रीड कर लो, दोनों को एक बार लाउड रीड करना है क्योंकि याद रखना है, हमें पूछा जाता है।
डिफरेंस बिटवीन, परमानेंट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड taxable income that arises in one tax period but are not capable of being reversal in any subsequent period. एक बार आप लाउड रीड करेंगे किसको, इसको। टाइम डिफरेंस क्या है? टाइम डिफरेंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड taxable income that arises during one period, ठीक है, year period, and are capable of being reversal in subsequent periods. Okay, डिफरेंस है अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम का जो अराइज हो रहा है एक पीरियड में और कैपेबल है बाद में रिवर्स हो जाएगा। परमानेंट डिफरेंस मीन्स है डिफरेंसेस व्हिच अराइज इन वन पीरियड एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल इन एनी सब्सिक्वेंट पीरियड। और जब आपसे पूछा जाए थ्योरेटिकली तो अपना कॉन्सेप्ट समझाने मतलब ये डेफिनेशन लिखने के साथ एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, क्योंकि एग्जाम्पल कन्विंसिंग होते हैं और आपकी लैंग्वेज तो भगवान ने जाने क्या कन्विंस करेगा उसको। देखें यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं, देख लें। बात क्यों करनी है समझ नहीं आता मुझे, नहीं करें प्लीज। आप ये समझो जैसे आप गाड़ियाँ चलाते हो ना, ब्रेकर बीच बीच में आए तो स्पीड मेंटेन नहीं हो सकता ना, आपको लगता है कि यार हाईवे होता है अभी कहाँ तक पहुँच जाता है। वही चीज़ होती है जब पढ़ने में हो कुछ भी, ब्रेकर्स हैं और आप जब जब ब्रेकर आएगा तो आपकी स्पीड टूटेगी। आपको लग रहा है कि 1 मिनट का टाइम वेस्ट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से अगर आप बीच पढ़ाई में एक बार भी डिस्टर्ब होते हैं तो 30 मिनट्स का टाइम लगता है दोबारा पहुंचने में उस फ्रिक्वेंसी में जिस फ्रिक्वेंसी में आप नॉर्मली होते हैं। ऐसा नहीं बोलोगे पढ़ाने में 30 मिनट लगेंगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट 30 मिनट का टाइम लगता है अप्रॉक्स उस फ्रिक्वेंसी में पहुंचने में। जैसे आप बोलते हैं ना कि यार रात में मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाती है या सोया अच्छी हो जाती है क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बीच में एक कॉल आता है, आप कॉल उठाते हो, 1 मिनट की बात है, आपने बोला जो भी है। अब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आप गाड़ी चलाते हो, एक रिदम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना रिदम बना, और अगला ब्रेकर फिर सामने आ जाए फिर टाइम लगेगा। तो आप 60 की स्पीड से भी अगर सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो तो 30 का एवरेज निकलेगा, और हाईवे पे चला रहे हो तो 60 की स्पीड से 60 का एवरेज निकलेगा। तो बात है समझनी है कि आप लगा कि 1 मिनट का टाइम बोला, 1 सेकेंड का टाइम है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी को तोड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। जब आप सुनते चले जाते हो तो बहुत कुछ एक्सेप्टेंस भी होता है, दिमाग एक्सेप्ट भी कर पाता है, समझ में भी आता है और कंफर्टेबल भी लगता है कि चलो हाँ ये जो भी बात समझाइए समझिए। मैं अपनी क्लास के प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं 3 से 4 क्लास में पढ़ाता था और मैंने उसको एक क्लास में पढ़ाया और बिल्कुल आराम से पढ़ाया। अब मुझे समझ आया कि कैसे कैसे। बस आप भरोसा करो कि एक लेक्चर में हो सकता है और सामने वाला भरोसा करे कि हो सकता है, तो हो सकता है 4 लेक्चर की क्लासेस आराम से 1 से 1.25 लेक्चर में 1.5 लेक्चर में हुई हैं। पर्टिकुलरली इस बैच की, आपके खुद के बैच की बता रहा हूँ। जैसे बैंकिंग में CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मैं हर बार 1.5 लेक्चर में पढ़ाता था। आज शुरू किया है, क्वेश्चन कराऊंगा, कल उसके और क्वेश्चन कराऊंगा, तब कंफर्ट आएगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता था। लेकिन आपके एक लेक्चर में मैंने P&L भी कराया है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कराया और खत्म भी हो गई। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हो ना, उस रिदम में होते हो, तो पता भी नहीं चलता कि कितनी बड़ी बड़ी बातें और बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। और एक बात आपको एज ए स्टूडेंट और आगे भी समझा रहा हूँ, कुछ भी कठिन सरल और सरल जैसा कुछ भी नहीं होता। जनरली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिलोसफी क्लास चले, कठिन या सरल जैसा कुछ भी नहीं होता। कंफर्ट होता है, जो भी है वो सब कंफर्ट। आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं वो सरल है, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं वो कठिन है। एक चैप्टर आपको कठिन लगता है, दूसरे को सरल लगता है, और दूसरे को जो कठिन लग रहा है वो आपको सरल लगता है। इससे हम ये बात समझते हैं कि हमें इसलिए सरल लग रहा है क्योंकि हमारी समझ में आ गया है, इसको इसलिए कठिन लग रहा है क्योंकि इसकी समझ में नहीं आया। किसी पूरे चैप्टर में अगर आपको एक जगह डाउट आती है और आप उसको क्लियर नहीं किए हुए हैं, आप उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो पूरा चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं है। और जब जब उस चैप्टर की बात उठती है आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। ये भी करेक्ट है। अब हम अपनी पढ़ाई में कहाँ कमियाँ कर देते हैं, हम यही कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तो हम वो कंफर्ट नहीं ले पाए। जिस चीज़ को आप पढ़ के याद करके जा सकते थे आप उसको पढ़ के गए हो। यानी आपको ये तो होगा कि क्या पता क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो सब समझ में आ गया।
करेक्ट। बस समझ भी आया है आपको। आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर आप और क्लियरली सुन रहे होते और कॉन्सेंट्रेट होते, जो समझ में आया वो समझ में तो आया ही है, आना भी था, वो याद भी हो चुका होता और ख़त्म भी हो जाता। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो क्रिएट हो सकता है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि हमें अपने और भी काम है। पेन मांगना है, बोतल उठानी है, पानी मांगना है, कुछ खाना है। एक बात इंपॉर्टेंट याद आ गई है, भूल भी सकती है तो वो बतानी भी तो है अभी। आपके इतने इंपॉर्टेंट काम होते हैं कि मेन काम से आप कंसंट्रेशन हटा लेते हैं। आप समझो कि आप भी कभी कभी पढ़ते हो, कोई क्लास आप देखते हो, रिवीजन देखते हो, तो जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होते हो कि यार ध्यान से सुनना है, एक टीचर ऐसा चैप्टर पढ़ा रहा है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, टेक्स्ट में हो या अकाउंट में हो, वो उसको सेक्शन बाय सेक्शन भी पढ़ा दे तो एक लेक्चर में आपको सेक्शन बाय सेक्शन समझ में आ जाता है, तो याद हो जाता है। आप किसी को पढ़ा दो कि जब ये सेक्शन था, ये सेक्शन था, ये सेक्शन था, ये सेक्शन, जब आप एक्सेप्टेंस की पोजीशन पे नहीं होते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, उसमें भी एक अनइजीनेस रहती है, और सेक्शंस नहीं समझ में आते, सीक्वेंस तो याद नहीं होता, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस पोजीशन में ही नहीं थे। आप उस दिमाग से ही नहीं बैठे कि मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आप उस दिमाग से नहीं बैठे कि मुझे ये याद हो सकता है। तो आप समझें बात जो है वो पूरा घुमा फिरा के इतना समझें कि आप अपने दिमाग की फ्रिक्वेंसी ऐसे रखें कि जब आप यहाँ बैठे हो तो समझ भी आए, और अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो हमें वो यहीं एकदम क्लियर हो जाए, एकदम कंफर्टेबल हो जाए हम उसको लेके, और याद भी हो जाए। तो समझ के और घर जाके पढ़ के याद करने से बेहतर है कि आप यहाँ ख़त्म कर लो। ऐसा तब होगा जब आप सुनने की फ्रिक्वेंसी में होंगे, बीच बीच में रिदम नहीं टूटेगी। एक टीचर की पोजीशन से बता रहा हूँ मैं आपको, जब बीच बीच में रिदम टूटती है तो टीचर फिर वो बता रहा है जो ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है, जबकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं बाद में डिफिकल्टी भी आ सकती है, कोई रेयर क्वेश्चन में पॉइंट मिल सकता है, लेकिन उसको कंफर्ट ही नहीं आएगी उस लेवल पे पहुंचे। जब वो लेवल पे पहुंचता है कंफर्ट के साथ कि हाँ बच्चे ने सब समझ लिया, अब चलो वो कठिन दो बातें बता देता हूँ, तब तक आपका डायलॉग हो जाता है बीच में। तो अब मुझे फिर से बेस बना के फिर से वहीं तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूँगा, उस पोर्शन को हटा दूँ। अब क्या होगा, अब जब वो पोर्शन तुम्हें मिलेगा, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करना। टीचर वो काम छोड़ देता है, हर टीचर छोड़ देता है, क्योंकि वो फिर से 15 मिनट बिल्टअप करने में नहीं लगाएगा, एक छोटी सी बात बताने में, और जिसके चांसेस भी हैं कि मिला कि नहीं मिला। जब आप फ्रिक्वेंसी सुनते हो और डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो जो मैंने 10 मिनट समझाने में लगाए हैं तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ ना, जो मुझे समझाना था, मैं वहाँ 2 पॉइंट बोलूँगा, वहाँ से आगे निकल जाऊँगा। तो जब डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो अब मैं डायरेक्ट वो 2 पॉइंट बोलूँगा, आपकी समझ में नहीं आएंगे, अब मुझे फिर से पूरा बिल्टअप करना पड़ेगा, फिर वहाँ तक पहुँचूँगा, फिर मैं 2 पॉइंट बताऊँगा, तो मुझे लग रहा है मेरी तो डुप्लीकेसी हो रही, तो मैं वो बात छोड़ दूंगा, नहीं बताऊँगा। कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताता। तो ये सब हमें समझनी होती है कि यार अब 2 मिनट बात करने से ऐसा क्या हो गया, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस बात को समझो और मत किया करो बात। 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, दिन भर और कोई क्लास आप करते भी नहीं हो, इस क्लास में भी आपको बात करनी हो जाती है। आप जो यस पढ़ रहे हो, ये भी एक एक लेक्चर के नहीं होते हैं, कभी नहीं हुए एक एक लेक्चर में। एक लेक्चर में हो रहे हैं, हम उसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, हमसे क्वेश्चन आंसर भर रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो ठीक है, अच्छा हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सुन रहे हो। S20 आपने ध्यान से सुना तो खत्म हो पाया, 26 ध्यान से सुना खत्म हो पाया, ये ध्यान से सुनोगे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। S9 हमने बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट किया। S4 हमने बहुत कम टाइम में कंप्लीट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एक भी कॉन्सेप्ट छूटा हो, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, मैं चाहे 1.5 घंटे पढ़ाता तो भी वही पढ़ाता। और जब रिदम में सुनते हो आप तो पढ़ा भी देते हैं और रिवाइज भी करा देते हैं, ये खुशी होती है कि चलो जल्दी हो गया, थोड़ा सा टाइम बचा है तो 10 मिनट का टाइम फिर से देके इसको दोबारा से बोल दो, इसके क्वेश्चन आंसर करा। अब अगर आप मेरा टाइम ऐसे निकाल दोगे तो मैं आज के लेक्चर के एंड में बोलूँगा कि ये हो गया, सिंपल सर। अब चाहे उसके क्वेश्चन आंसर कुछ और मैं करा सकता था, मैं कराऊँ या ना कराऊँ, तो टाइम मुझे बचेगा तो मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा, मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा, और मोर देन सफिशिएंट टाइम है 2 घंटे इसको करने के लिए। और जिन्होंने पहले S22 पढ़ा होगा तो उन्हें ये भी पता है कि 2 दिन भी कम है S22 करने के लिए, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। 2 दिन भी कम है और 2 घंटे भी बहुत है। अब डिपेंड करता है कि सामने कैसे लोग बैठे, सीरियसली डिपेंड करता है। आप एक बात को कितनी देर में समझा सकते हो, तो एक इंसान से थोड़ी ना होता है, तो दूसरे इंसान से देखना है जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो कौन सा है, वो किस एक्सेप्टेंस की पोजीशन में बैठा हो।
अगर वो एक्सेप्टेंस की पोजीशन में है तो मैं बता रहा हूँ कि अभी हमें 1 घंटा हुआ नहीं है, 9 के बाद हमने लेक्चर शुरू करा था, और अगर इतनी बात बीच में ना होती ना तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है ये। बिल्कुल अच्छे से समझा के सारी डेफिनेशन याद करा के आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन के साथ, और अभी भी हो जाएगा 1 घंटे, बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अदरवाइज वही कहानी होती है कि AS22 तो कन्फ्यूजिंग है, AS22 में तो टाइम लगता है। बात फिर से बोल रहा हूँ, एक बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो ध्यान सुनना। कोई भी चीज़ जो कठिन लग रही है आप ये समझ लो कि आपने उसको ठीक से नहीं समझा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ कठिन है तो मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको बोलना शुरू कर दो कि ये चीज़ मैंने ठीक से नहीं समझी। ये बोलना बंद कर दो कि ये कठिन है, क्योंकि जब आप बोलोगे ये कठिन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है मुझे नहीं आया तो कौन सी बात हो गई, ये तो कठिन है ना। आप उसको एक्सेप्ट करने लगोगे कि ये तो कठिन है तो नहीं आया। आप अपने क्लॉज को दूसरे के पे थोप रहे हो। तो आप जब ऐसा बोलना शुरू करोगे कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस पर काम करोगे कि यार मुझे इस पर मेहनत करनी है, वो कठिन नहीं है। और ये जेन्युइन बात है, और आप अच्छे समझते हो, बहुत बड़े बच्चे हो आप, कि कठिन सरल जैसा सच में कुछ नहीं होता। जो आपको आपने पढ़ लिया वो आपको सरल लग रहा है, जो आपने नहीं पढ़ पाया वो आपको कठिन लग रहा है। तो ये एकदम सरल ये होने वाला है भी, ठीक है। और जो इसका डाउटफुल पार्ट बनता है उसको हमने शुरुआत में डिस्कस करा कि कहाँ डाउट आती है, DTA कब बनेगा, DTL कब बनेगा, तो मैंने 5 बार रिपीट करा कम से कम, और पढ़ाने के पहले, और फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू करा, और अब मैं फिर से क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है मुझे पता है ना, वो तो मैं इतने कंफर्ट के साथ निकाल दूंगा कि आप कन्फ्यूज नहीं होगे, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके वो कन्फ्यूजन क्रिएट ही करनी है, तो फिर दूसरा मैटर हो जाएगा। जैसे आप ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन आंसर ऐसे ही मिलेंगे आपको मॉड्यूल में। आपको S22 के कठिन क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन मिलते हैं। बच्चा कंफ्यूज ही है अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से कंफ्यूज रहते हुए उनको कठिन बना लेता है कि ये इसको हम थोड़ा कठिन बनाएं। अब देखना ध्यान से, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक, हम पढ़ रहे थे DTA और DTL, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे डिविडेंड इनकम है, अकाउंटिंग में क्या होती है, इनकम में दिखाई देती है, लेकिन टैक्स में अभी तक एग्जाम्प्ट होती थी। तो ये भी परमानेंट डिफरेंस है या टेम्परेरी डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है, यानी ये डिफरेंस कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला, अभी के हिसाब से इररिलेवेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया है, डिविडेंड टैक्सेबल होने लगा है, ठीक है, तो ये नाउ इररिलेवेंट। आप तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कौन सा लिख के आना, ठीक है। तो डिविडेंड का एग्जाम्पल मत लिख के आना। और कॉन्सेप्चुअली ये है कि अब पहले क्या होता था, डिविडेंड पीरियड में आता था, जबकि अकाउंट में आता था, लेकिन टैक्स में नहीं आता था, क्योंकि वो क्या हो जाता था, एग्जाम्पल। अब जो उन्होंने बोला आगे वो क्या लिखा हुआ है, टाइमिंग डिफरेंसेस में क्रिएट DTA और DTL। DTA कब क्रिएट होगा, आप बताएं पहले कब क्रिएट होगा, तो फिर हम रीड करें फिर क्वेश्चन आएगा। DTA कब क्रिएट होगा, पहला मुद्दा, टैक्स किसके हिसाब से चुकाते हो, टैक्स के हिसाब से। सोचते किसके हिसाब से, कोई चीज एसेट कब बनेगी, अकाउंट के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से बनाना है। एसेट कब बनेगी, जब ज्यादा चुका दिया, इसका मतलब टैक्स के हिसाब से हमने ज़्यादा चुका दिया, अकाउंट के हिसाब से कम भरना, करेक्ट। और उसको इनकम के हिसाब से बोलोगे तो टैक्स की इनकम ज़्यादा है, अकाउंट की इनकम, ठीक है। जो DTA और DTL बनता है ना, वो इनकम का डिफरेंस नहीं बनता, वो टैक्स का डिफरेंस बनता है। ज़्यादा क्या चुकाओगे, इनकम या टैक्स, टैक्स, ठीक है। और जो टाइमिंग डिफरेंस बनता है वो हम टैक्स का नहीं बनता, वो इनकम का बनता है, कि 1 लाख की इनकम का डिफरेंस है और उस पर 30% का टैक्स का डिफरेंस है। तो DTA DTL बनेगा टैक्स का, और टाइमिंग डिफरेंस जो आएगा वो किसका आएगा, इनकम का आएगा। तो देखें DTA कब बनता है, जब इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर दिया हो एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और तब पेयर के लिए एसेट क्रिएट होगी, नहीं उस बच्चे ने अपने हिसाब से लिख रखा है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। DTL कब क्रिएट होगा, तो जब इनकम टैक्स कम पे करेंगे तो बाद में और पे करना पड़ेगा, तब पेयर के लिए टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके मॉड्यूल का सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में और RTP में पूछा गया है। बड़े छोटे छोटे से पॉइंट पूछते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का पूछते हैं, डेप्रिसिएशन का पूछते हैं, और फिर कुछ अलग पॉइंट है थ्योरेटिकल जो बड़े हैं वो पूछते हैं। इस क्वेश्चन को देखना और एक ही बार में करेक्ट करना,
ठीक है। टैक्स रेट है 30%। आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट है 2 lakhs और एज पर टैक्स है 5 lakhs। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन यानी दोनों में अगर देखें, बाकी सारी इनकम कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, अकाउंट के हिसाब से और टैक्स के हिसाब से, दोनों के हिसाब से 10 लाख का प्रॉफिट है अगर डेप्रिसिएशन अभी कंसिडर ना किया हो तो। अब डेप्रिसिएशन कंसिडर करने के बाद अकाउंट के हिसाब से कितने की इनकम है 8, और टैक्स के हिसाब से कितने की 5 लाख। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डीटीए और डीटीएल। पहला तो सवाल है कि ये जो डिफरेंस है कौन सा डिफरेंस कहा जाएगा, करेक्ट। तो डीटीए और डीटीएल बनेगा, कितने रुपए की इनकम का डिफरेंस आ रहा है 3 लाख। तीसरा क्वेश्चन डीटीए या डीटीएल, डीटीए या डीटीएल लायबिलिटी बन रही है, क्यों लायबिलिटी बन रही है, टैक्स हम कम चुका रहे हैं। ऐसे ही लाइन बोलना शुरू कर दो, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। बोले डीटीए क्यों बना, बोले टैक्स ज़्यादा चुकाया, भूल जाओ अकाउंट को। ज़्यादा चुकाए का मतलब ये है कि अकाउंट के एंगल से सोच रहे हो, नहीं तो किससे कंपेयर किया तुमने जब ज़्यादा बोला, तो तुमने बोला कि टैक्स ज़्यादा चुकाया, मतलब किससे कंपेयर किया, अकाउंट से। अकाउंट हो गई साइलेंट, हम तो अकाउंट के एंगल से बोल ही रहे हैं कि ज़्यादा चुकाया, ज़्यादा चुकाया तो डीटीए, और टैक्स कम चुकाया तो डीटीएल, सिंपल सा। ठीक है, ऐसी ही लाइन बोलोगे तो किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। ठीक है, चलो बताओ कितना बन जाएगा डीटीए डीटीएल, बन जाएगा तो डिफरेंस है। ठीक है, तो कितना कम चुकाया हमने, है ना, ये क्या बन जाएगा, इलायबिलिटी बनेगी क्योंकि बाद में चुकाना पड़ेगा। अच्छा 90,000 टैक्स आ रहा है, 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 50,000 रुपये के, ये मॉड्यूल के हैं, मॉड्यूल के सिमिलर एग्जाम्पल हैं। डेबिट इन पी एंड एल अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 का था, पी एंड एल में आपके अकाउंट की पी एंड एल में पूरा 50 डाल दिया। ना भी बोला जाए तो भी मानना है कि पूरा डाला गया है पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं, वो क्या बताएंगे, बोलेंगे 50,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है और टैक्स में 1/5 डाल रहे हैं, बस बस हम समझेंगे अकाउंट में पूरा गया। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 के हैं, डेबिट इन पी एंड एल अकाउंट है 50,000, अनअमोटाइज एज पर टैक्स है 40,000, अनअमोटाइज है टैक्स के हिसाब से 40,000। इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स के पी एंड एल में कितना गया है 10,000 गया है। ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, एज्यूम प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का, ऐसा भी नहीं देगा वो, बताएगा नहीं प्रॉफिट कितना है, ये तो बस आपको कंफर्ट क्रिएट कराने के लिए एग्जाम्पल बनाए। बिफोर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2 लाख का प्रॉफिट था दोनों को, टैक्स में भी 2 लाख और अकाउंट में भी 2 लाख। अकाउंट में हमने कितना पी में डाल दिया, प्रिलिमिनरी 50,000, टैक्स में 10,000, कैसे पता चला 10,000 डाला है, 40,000 अनअमोटाइज बता रहे हैं हम। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो लिखा होगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था 50,000 जिसमें से टैक्स के पर्पज से 40,000 अनअमोटाइज है, बस, और किसी अमाउंट की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ, प्रॉफिट 2 लाख की जगह 3 लाख होगा तो क्या, 3 लाख की जगह 4 लाख होगा तो भी क्या, डीटीए डीटीएल तो डिफरेंस आ रहा है उसी पे बनाओगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है 40,000 का। तो ये सब तो मैं कंफर्ट के लिए दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की, आप पूरी कैलकुलेशन समझो अच्छे से। क्वेश्चन एक अमाउंट नहीं देगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। चलो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डीटीए और डीटीएल, पहले तो बताओ क्या क्रिएट होगा, डीटी पक्का, टैक्स की इनकम कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा, ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा लगे, टैक्स ज़्यादा चुका दिया तो हमारे लिए एसेट है। ठीक है, देखिए 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जो भी है 40,000 का, उस पर 50% की टैक्स की रेट ले रखी है हमने। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स लिखी है मैंने क्वेश्चन में, नहीं लिखी, लिख ले, टैक्स रेट 50% की टैक्स रेट लिखते हैं। अकाउंट्स पढ़ेंगे आप, एफएम पढ़ेंगे, कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो 50% लिख देते हैं।
ऐसा क्यों होता है? 30% तो टैक्स लगता है, फिर सरचार्ज लगता है, सेस लगता है, ठीक है, घुमा फिरा के कुछ खर्चे अलाव होते नहीं होते, तो ऐसा मिला के वो कितना कर देते हैं, 50 मोटे मोटे तौर पे, ताकि डिसीजन लेने में हेल्प करो। चल, ये कितना आ जाएगा? 20,000 का टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है, ये अमाउंट DTA बन जाएगा। प्रेजेंटेशन कैसे होगी एग्जाम्पल की? जो ये पहला एग्जाम्पल था आपका, कौन सा वाला, ये डेप्रिसिएशन वाला, प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है। ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ गया 10 लाख, पहला एग्जाम्पल 10 लाख था। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अकाउंट अकाउंट बना रहे हैं हम तो 2 लाख, अभी टैक्स में कितना गया है? 5, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम अकाउंट का पेंडल बना रहे हैं, 8 लाख। अब माइनस टैक्स एट 30%। अब हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट से तो 8 लाख का 30 निकलना चाहिए, लेकिन टैक्स का प्रॉफिट कितना दिख रहा है वहाँ, भूल गए क्या? देखो 5 लाख दिख रहे हैं, तो टैक्स चुकाना है तो 5 लाख का 30%, तो हो जाएगा प्रोविजन फॉर करेंट ईयर टैक्स, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। तो अब टैक्स की इनकम कम है, तो कम टैक्स चुका रहे हो, कम चुकाओगे तो लायबिलिटी बनेगी, कितने पे? 3 लाख पे, तो 3 लाख का 30%, 90,000 DTL बनेगा, और अल्टीमेटली 240 गया। इसको इतनी आसानी से समझ सकते हो कि 8 लाख का 30% गया, 240, ठीक है, ओके, पक्का? ठीक है, ऐसे करना नहीं होता है, ऐसे करना भी मत, इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि टैक्स के प्रॉफिट में और अकाउंट के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन के अलावा भी कई चीज़ों के डिफरेंस हो सकते हैं। उस केस में अकाउंट का 30% हर बार नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें, आपका मॉड्यूल का पेज नंबर 1.112 है, आप नोट्स में देख लें, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और मैं मॉड्यूल ओपन किया हुआ है ताकि प्रेजेंटेशन वगैरह भी दिखा दूँ, कुछ और भी है। इलस्ट्रेशन 1 मिल गया आपके नोट्स में, ठीक है। रामा लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रामा लिमिटेड ने इन्फॉर्मेशन दी है, क्या पेज नंबर है नोट्स का? 70, 70 पेज नंबर है, जो लोग ढूंढ रहे हैं ना, शुरू करें, शुरू क्या करें, बस खत्म करें। डेप्रिसिएशन, देखो, रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 lakhs, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड 5 lakhs, और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड 30,000। और उन्होंने पूछा है कि देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, भविष्य में प्रॉफिट होंगे तो जो भी रिवर्स वर्स करना है वो बाद में कर सकते हो, और भविष्य में प्रॉफिट नहीं होंगे तो रिवर्स होने की संभावना बची क्या, और जब रिवर्स करने की संभावना नहीं बची तो DTA क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कहाँ से रिवर्स करो, ठीक है। हाउ मच डिफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, टैक्स रेट है 50%। आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया है ना, मैंने उसमें चीज़ों को ऐड किया, प्रॉफिट 10 लाख ले लिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को अलग करके प्रॉफिट वहाँ 2 लाख ले लिया, क्वेश्चन ऐसे आएगा। 2 लाख का डेप्रिसिएशन अकाउंट के हिसाब से है, 5 लाख का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से है, और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 30,000, मतलब जितना भी रहा होगा अकाउंट में पूरा गया है, और टैक्स में 30,000 नहीं गया, कितना गया है, क्या फर्क पड़ रहा है, डिफरेंस तो 30,000 का क्रिएट हो रहा है ना। तो आपको ये दोनों समझा चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी बोल के बताओ कि ऐसा क्वेश्चन देख के आप समझें, बताओ क्या होगा, डेप्रेशन के लिए क्या होगा?
और मैं वही बोल रहा हूँ कि टाइम ले लेना, गलत मत बोल देना, या पूरी मेहनत में पानी भर जाएगा। हाँ वो ठीक है, 50%। हाँ बताएं। डेप्रेशन में क्या क्रिएट होगा, डीटीए डीटीएल। अकाउंट का डेप्रेशन कम है, टैक्स का डेप्रेशन ज़्यादा। टैक्स का डेप्रेशन ज़्यादा मतलब टैक्स की इनकम कम, इनकम कम तो टैक्स कम, कम चुकाओगे तो डीटीएल बनेगा। प्रीमियम एक्सपेंस के लिए देख लें, आप अनअमोटाइज एज पर टैक्स है 30,000, मतलब अकाउंट में 30,000 का खर्चा ज़्यादा गया, टैक्स में कम गया। टैक्स में कम गया तो टैक्स की इनकम 30,000 अकाउंट की अपेक्षा ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो हम टैक्स ज़्यादा चुकाएंगे तो एसेट बढ़े। ठीक है, नहीं कठिन होता है। इसमें मैट रेट भी है, इसको भी 2 मिनट इग्नोर करो। ये देखना है इलस्ट्रेशन 4। मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आगे जो कॉन्सेप्ट बच्चे हैं उनका हो। तो देखें शायद ये इसी का है, वह रीड कर लेते हैं साथ में। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, which are likely to be completed within 3 years। इसमें प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी देखने को, और इसकी प्रेजेंटेशन में डाउट पूछते हैं बच्चे, क्योंकि हेडिंग नहीं पड़ी उन्होंने, ऊपर क्या लिखा है, तो पूछते सर ये अमाउंट कहाँ से आया। तो कुछ तो ऐसे ही पूछ लेते, कुछ तो ऐसे डाउट आते। क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं उन्हें, हेडिंग क्या डाली है, पूछ रही कहाँ से लिखा है सर। Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years period. It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method for financial statement during 10, 11, 11, 12 and 12, 13 for 11 lakhs, 16 lakhs and 21 lakhs respectively. However, for income tax purpose, it has adopted the completed contract method, under which it recognizes revenue of 7 lakh, 18 lakh and 23 lakhs for the year 10, 11, 11, 12 and 12, 13। तो एक जगह वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 11, 16 और 21 लाख डाल रहा है, टैक्स में वो उसको 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख डाल रहा है। अब टोटल लगाओगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू तो पूरे डाला है, बस अलग अलग मेथड से डाला है। फिर भी एक बार टोटल लगा लो, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम अपना टाइम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो कभी सेट ही नहीं हो पाएगा। तो पहले चेक कर लो, टाइम डिफरेंस तो आ जाएगा यार, सेम है ना? हाँ अब करेंगे हम आगे। Income tax rate is 35% compared to the amount of deferred tax asset liability for the year 10, 11, 11, 12 and 12, 13। 35% की रेट है। आधा मिनट का टाइम है, सोच समझ के, और क्या क्या सोचना है इसमें। ऐसे नहीं बोला कि डीटीए क्रिएट हो जाएगा, 1 साल का क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्रिएट होगा वो आगे एडजस्ट भी होगा। तो आप पूरा दिमाग लगा के बताएं, और आपको लग रहा है कि यार मैं भूलूंगा बार बार, तो कहीं रफ वर्क में लिख भी लें। ठीक है, प्लीज़ सॉल्यूशन ना देखें, क्योंकि हमारे पास गिने चुने क्वेश्चन है S20 के, और आप सॉल्यूशन देख लोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें फिर दिख ही जाएगा सॉल्यूशन, तो दिमाग नहीं लगाओगे। तो करो, है ना। आपको ये बताना है डीटीए बनेगा डीटीएल बनेगा, पहली चीज़ बोलने, जो जो पूछूंगा वो बता देना। डीटीए डीटीएल बनेगा हर एक साल, या डीटीए डीटीएल रिवर्स होगा, बनेगा तो कितना बनेगा, रिवर्स होगा तो कितना रिवर्स होगा, और रिवर्स होने के बाद बैलेंस कितना बचेगा। ठीक है, जैसे आपने पहले साल बनाया, सपोज डिटेल बन गया, और जो साल वो डिटेल रिवर्स हो गया, तो रिवर्स कितना हुआ और बैलेंस कितना बचा, फिर रिवर्स कितना हुआ और बैलेंस कितना बचा। सही है, और 3 साल के बाद कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए, पूरा रिवर्स हो जाना चाहिए। करें।
हो गया। देखिए, तो जो प्रॉफिट्स ऊपर दिए गए हैं ये अकाउंट्स के हिसाब से, तो हम एक एक साल को बात करते हैं। अकाउंट के हिसाब से 7 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से 11 लाख का प्रॉफिट है, और टैक्स के हिसाब से 7 लाख का इन्होंने वैल्यू रिकग्नाइज किया है। कितने का डिफरेंस है? 7। ठीक है, तो टैक्स के हिसाब से 7 लाख है, तो टैक्स के हिसाब से कम है, तो टैक्स कम चुका है तो डीटीएल बना 4 लाख के ऊपर 35%, 140 डीटीएल बन गया 140। अब नेक्स्ट ईयर यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, तो टैक्स की इनकम ज़्यादा है, तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा देना पड़ता तो नॉर्मल केस में बनता डीटीए, लेकिन हमारा ऑलरेडी डीटीएल बना हुआ है, तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 लाख का। 2 लाख का 35% कितना? 70,000। तो हम 70,000 रुपये का डीटीएल क्या कर देंगे? 70,000 का डीटीएल रिवर्स कर देंगे, और बैलेंस कितना बच जाएगा? 70,000 बैलेंस बचेगा। हो डाउट आपको? ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? 21 और 23 टैक्स की इनकम ज़्यादा, तो टैक्स ज़्यादा ज़्यादा चुकाओगे तो एसेट बनेगा, ठीक है, नॉर्मल केस में। लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी डिटेल बना चुके हैं तो हम रिवर्स करेंगे। कितना डिफरेंस है यहाँ? 2 लाख, फिर तो 70,000, तो यहाँ कितना? 70,000 क्या होगा? डिटेल रिवर्स, और बैलेंस, तो आप ही बताओ इसमें कठिन क्या था? और इस सबसे कठिन है ऐसे ईयर 10, 11, 11, 12, 13, ठीक है। अकाउंटिंग इनकम दी गई है, टैक्सेबल इनकम दी गई है, टाइमिंग डिफरेंस दिए गए हैं उसके बैलेंसेस, और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बैलेंस दिए गए हैं, ठीक है। कई बार आंसर की प्रेजेंटेशन में जबरदस्ती बच्चों लग जाए, तो उन्होंने बोला डीटीएल की बैलेंस है, तो पहले साल 1,40,000 का डीटीए बनेगा, डीटीएल बनेगा, फिर 70,000 बचेगा, मतलब एडजस्ट कितना हुआ अगर मैं यहाँ बोलूँ? तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो क्रिएट हुआ है, यहाँ 70,000 एडजस्ट हुआ, और यहाँ कितना एडजस्ट हुआ? 70,000 एडजस्ट हुआ, और बैलेंस कितना बचा? नहीं। बच्चे का डाउट होता है कि सर अगली बार नील क्यों दिखाया है? बस इतना नहीं देखता हूँ, इतना नहीं देखता, और 20 से ज़्यादा बार डाउट पूछे ये, नहीं तो मैं इतना फोकस करके नहीं बताता सिचुएशन को, ठीक है। आगे बढ़े अभी। अब कुछ बातें जो थ्योरेटिकली टेक्निकल है, वो बातें आप ध्यान सुनो, ठीक है, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये देखें आपके नोट्स का पेज नंबर 31, एंटर नोट्स का कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए। पहले मैं समझाता हूँ क्या लिखा होगा, फिर हम उसको रीड करते हैं, और इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। आप डीटीए बना रहे हो, मतलब एसेट बना रहे हो। एसेट कब बनता है? जब आपने टैक्स ज़्यादा चुका है। आप इस उम्मीद में टैक्स का एसेट बना रहे हो डीटीए, कि एक दिन ऐसा आएगा जब जब क्या होगा? अकाउंट की इनकम जिंदगी में दो बातें किसी को कभी समझ नहीं आई, एक तो पुल और पुश, और डीटीए और डीटीएल। ज़्यादा हो गए, हम हो गए डीटीए और डीटीएल। तो एक बार तो पुल का पुश होता है, पुश का पुल होता है, अगली बार तक समझ में आता है कि नहीं नहीं पुल लिखा था।
नहीं, तभी अगली बार समझ आता, अगली बार जब वापस से आएंगे तब फिर पुल और पुश होगा। कोई बात नहीं, वापस से अब डीटीए बना रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, आपने टैक्स ज़्यादा चुका, ठीक है। अब कभी ऐसा दिन आएगा जब आप टैक्स कम पे करोगे, ठीक है। आप इस उम्मीद में बैठे हो कि अकाउंटिंग इनकम भी तो कम थी, तब तो टैक्स टैक्स के हिसाब से ज़्यादा चुका, अकाउंटिंग इनकम कम थी, ठीक है। अब कभी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होगी और टैक्स की इनकम कम होगी, हम टैक्स कम चुकाएंगे और अकाउंट का जो डिफरेंस है उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो हम यहाँ से रिवर्स कर देंगे। तो डीटीए एसेट इस उम्मीद में बनाया जाता है, चलो ये टेक्निकलिटी हटा भी दो, बहुत सिंपल सी बात बोलो, तो आप एसेट मानते हैं ऐसी चीज़ों को जिनका फ्यूचर में बेनिफिट हो, कुछ मिलेगा उससे। अब अगर आपने आज टैक्स में ज़्यादा टैक्स चुका दिया, आपको ये उम्मीद है कि रिवर्स हो जाएगा, अभी कम चुकाऊंगा, ठीक है, लेकिन आगे आपको अकाउंट में इनकम ही नहीं होती। सपोज करें अगले साल बिजनेस बंद हो जाता, अब बताओ क्या होगा, क्या आपने जो ज़्यादा टैक्स चुकाया था इनकम टैक्स के हिसाब से वो वापस मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं, लॉजिकली सोच के बता, चुका दिया, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो टैक्स वापस मांगना तो ये होगा कि डिपार्टमेंट से बोला सर वो टैक्स वापस देना, क्यों बोले अब मैंने बिजनेस बंद कर दिया है, बोले तो बोले सर मैंने टैक्स ज़्यादा चुकाया था, बोले ज़्यादा क्या क्या मतलब, जितना टैक्स बना था उतना ही तो चुकाया था। तो आप डिपार्टमेंट को समझा ही नहीं सकते कि आपने डीटीआई बनाया था, बोले क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम थी उस पर टैक्स चुकाया ना, हाँ तो अब चाहे बिजनेस बंद हो या डिसकंटिन्यू करो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, टैक्स उतना ही तो चुकाया जितना चुकाना चाहिए था, डिपार्टमेंट वाला तो यही समझाएगा, आप भी यही समझोगे कि हाँ इसको तो उतना ही दिया ना जितना इसको देना था, इसको क्यों समझा रहा हूँ मैं, मुझे अकाउंटिंग से बात करनी थी, क्योंकि अकाउंट के हिसाब से कम बन रहा था, ज़्यादा दे दिया था, तो मैं उम्मीद में बैठा था कि बाद में अकाउंट के हिसाब से कभी ज़्यादा बनेगा तो वहाँ कम दे दूंगा, ये डीटीए एडजस्ट कर लूँगा। तो जब हम डीटीए क्रिएट करते हैं वो इस उम्मीद पे करते हैं कि वो कभी उसका बेनिफिट हम उठा पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने की संभावना ही नहीं है अकाउंट्स के हिसाब से, या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होने वाले, या बिजनेस बंद हो जाएगा, तो फिर फालतू में डीटीए क्रिएट कर रहा हूँ, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओ। सपोज करो हर एक बार की टैक्सेबल इनकम ज़्यादा निकलने वाली है, हर एक बार और चुकाना पड़ेगा, डीटीए रिवर्स कैसे करोगे, एडजस्ट कैसे करोगे, यानी अकाउंट में इनकम ही नहीं होने वाली आगे तक, तो रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो बनाओ भी मत, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो है टैक्स हॉलीडेज के संबंध में, ठीक है। पहले इसको रीड कर लें, फिर टैक्स हॉलीडे समझाता हूँ और खत्म हो गया। डीटीए आर रिकॉग्नाइज्ड and carried forward only to the extent that there is reasonable certainty of their realization. डीटीए रियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, डीटीए बेचेंगे कैसे आएंगे, डीटीए का हम इस्तेमाल करेंगे, जब हमें टैक्स चुकाना पड़ रहा होगा हम उसको चुकाने के लिए डीटीए को एडजस्ट करेंगे, डीटीए से चुका देंगे, ये हमारा ये बन रहा है, डीटीए रखा हुआ था तो उससे हम एडजस्ट कर लेंगे, ओके। तो हम बोल रहे हैं कि डीटीए आर रिकॉग्नाइज एंड कैरीड फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ देयर, दैट इज डीटीए तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये वर्चुअली सर्टेन हो कि एंटिटी फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट्स कमाएगी जिनके अगेंस्ट लॉसेस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या डीटीए को सेट ऑफ कर। इन्होंने बीच में क्या लिखा है, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिसिएशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डीटीए कैसे क्रिएट हुआ, आपने टैक्स ज़्यादा चुकाया, 50,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, अकाउंट में 50 डाला, टैक्स में डाला 10,000, तो टैक्स का प्रॉफिट 40,000 से बढ़ गया, तो टैक्स भी बढ़ गया, तो तभी तो क्या क्रिएट हुआ, डीटीए, सही है। तो डीटीए क्रिएट करने का एक तरीके का मीनिंग ये होगा कि आपने टैक्स में कम डेप्रिसिएशन डाला है, कम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डाला है,
यानी अनअमोर्टाइज, कोई बात नहीं, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या अनअमोर्टाइज डेप्रिसिएशन ही तो डीटीए बनने का कारण है। करेक्ट। तो वही बात लिखी है कि आपको जब ये वर्चुअली सर्टेन हो कि हमारे पास इतना प्रॉफिट होगा कि हम ये जो अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रह गया वो अमोर्टाइज करेंगे, और जब अमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अमोर्टाइज होगा तब टैक्स का प्रॉफिट कम होगा और अकाउंट का ज्यादा, तो हम टैक्स चुकाएंगे कम और बचे डिफरेंस को चुकाने के लिए हम डीटीए एडजस्ट करेंगे। तो आपको ये उम्मीद होनी चाहिए व्हेन देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी दैट देयर विल बी सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, जिसके अगेंस्ट आप क्या कर पाओगे, ये अनअमोर्टाइज डेप्रिसिएशन, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को या डीटीए को एडजस्ट कर पाओगे। जब आपको सर्टेन हो कि हाँ प्रॉफिट होने वाले हैं तो ही डीटीए रिकॉग्नाइज करो, अदरवाइज रिकॉग्नाइज मत करो। आई बात ठीक से समझ में? अब आप इसको एक्सप्लेन करके हिंदी में अपने लिए लिखेंगे क्योंकि भूल जाता है, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन करके हिंदी में लिखेंगे कि अनअमोर्टाइज क्यों लिखा, जैसे एरो बना के लिखेंगे अनअमोर्टाइज रहेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो क्या होगा, टैक्स की इनकम बढ़ जाएगी तो डीटीए क्रिएट होगा। करेक्ट। अब हम उसको फ्यूचर में जाके कहीं से अमोर्टाइज करेंगे, तब जाके हम उस डीटीए का क्या उठा पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आप बिजनेस यही बंद कर दोगे तो जो चुका दिया टैक्स चुका दिया, भूल जाओ उसको, अब उसको कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। तो एसेट तो वो होता है ना जिसका फ्यूचर में फायदा हो। अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं अदरवाइज, तो आप डीटीए का फायदा नहीं उठा पाओगे तो आप डीटीए को रिकॉग्नाइज मत करो। आप देख रहे हैं नोट्स में, बोलते जाऊंगा। DTA are recognized and carried forward only to the extent that there is reasonable certainty of their realization। ठीक है, तो DTA तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये वर्चुअली सर्टेन हो जाए कि एंटिटी फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट कमाएगी जिनके अगेंस्ट लॉसेस को या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को या अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को या DTA को एडजस्ट किया जा सकता है। आगे लिखा है when enterprise has unabsorbed depreciation, और अब इसी बात को जो मैंने ऊपर हिंदी में लिखा है वही बात इंग्लिश में लिखी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर इंग्लिश में थोड़ा सा पोर्शन लिखा था, बाकी हिंदी में समझा दिया। तो अब हिंदी में लिख के नहीं आओगे इसलिए इंग्लिश में लिखी है, तो बात रिपीट हो रही है। अब where enterprise has unabsorbed depreciation और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि टैक्स में डेप्रिसिएशन गया नहीं जबकि अकाउंट में चला गया। ये समझ आ रहा है ना आपको? करेक्ट। टैक्स में डेप्रिसिएशन नहीं गया मतलब टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब टैक्स ज्यादा चुका है, मतलब डीटीए बना हुआ है। तो मुद्दा चाहे कुछ भी बोले, बात डीटीए की हो रही है। अच्छा, डीटीएल की बात क्यों नहीं हो रही है, लायबिलिटी की बात क्यों नहीं हो रही है? लायबिलिटी बुक करो ना, क्या दिक्कत है? कौन कब मना करेगा लायबिलिटी बुक करने से? रूडाइज कॉन्सेप्ट मना करेगा कि लायबिलिटी बुक क्यों कर रहा हूं? एसेट बुक करने के लिए मना करेगा। आई बात समझ? किसके लिए मना करेगा? कोई भी एसेट बुक करने के लिए मना करेगा ना कि यार देखो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, फालतू में एसेट मत दिखाओ। ऐसे कोई भी प्रॉफिट या एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जो सर्टेन ना हो। और प्रोविजन, अरे बिल्कुल बनाओ आप प्रोविजन, डूबने की संभावना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ, टैक्स चुकाने की संभावना है बनाओ, सर बहुत कम संभावना कंटीजेंट लायबिलिटी बनाओ, कुछ ना कुछ तो कर लो। लायबिलिटी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, एसेट्स बनाने के लिए मुद्दा है। और लायबिलिटी कौन शौक से बना रहे? बनाएगा तो एसेट बनाएगा ताकि बैलेंस शीट तगड़ी दिखाई दे, इसीलिए पूरा डिस्कशन एसेट के ऊपर जा रहा है। Where enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward of losses under income tax law, DTA should be recognized only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such DTA can be realized। क्या आपको बात अच्छे से समझ आ गई? हटा दूं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला वर्चुअली सर्टेन हो और आपके पास एविडेंस हो ये प्रूव करने के कि कैसे आप कह रहे हो कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, ठीक है, तब जाके डीटीए बन पाएगा।
ओके, अब ये आखिरी पॉइंट है, रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए, आखिरी है। हाँ ये तो आगे समझाया है, इसी बात को समझाया है, और ये एग्जाम्पल है। देखिए जो ये आखिरी पॉइंट है इसको और ध्यान सुनना है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, अच्छा करा है। रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए इन केस ऑफ टैक्स हॉलीडेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स हॉलीडेज? पहले तो टैक्स हॉलीडे होता क्या है और तो बहस का मुद्दा क्या है। तो टैक्स हॉलीडे क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो एस, अब एस को शुरुआत के 5 साल टैक्स भी नहीं देना, अगले 5 साल 50% ही टैक्स देना है। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके केसेस में भी पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, इनको हम 80 ए, 80 ए बी ऐसे करके जो सेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स में जो आपके सिलेबस में नहीं रहे, तो उनको 10-10 साल 15-15 साल का टैक्स हॉलीडे रहता है कि आपने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, आप कंपनी हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होगा 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में, हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। इसे बहुत सिंपल सा समझा रहा हूँ। सपोज जब 4G पहली बार इंडिया आया, तो ये उम्मीद नहीं थी कि प्रॉफिट होगा, और ये उम्मीद तो थी प्रॉफिट होगा, तो प्रोजेक्ट क्यों लगाएंगे, लेकिन कब तक होगा ये नहीं पता, ठीक है। अब मान लो 4-5 साल तो उसको लॉस में निकल गए, अब फिर आगे के 3-4 साल प्रॉफिट होना शुरू भी हुआ, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर प्रॉफिट हुआ भी, चलो शुरुआत में ही प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितनी कॉस्ट लगा रखी है, तो प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं उसको, तो अभी तो उसको कई साल तो अपनी कॉस्ट निकालने में लग जाएंगे, प्रॉफिट होना अलग बात है। मैं मशीन 1 करोड़ की लेके आया हूँ, उस 1 करोड़ की मशीन से मैंने 2 लाख का प्रोडक्शन किया और 3 लाख में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो 1 लाख का हो गया, लेकिन 1 करोड़ जो फंसे वो कहाँ है? तो टैक्स हॉलीडे दिया जाता है इनको, कि हमें पता है आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप जो प्रॉफिट कमा भी रहो उस पर हम टैक्स नहीं लगे, आपके पास ही रहेगा, आप उससे क्या करें, धीरे धीरे अपना जो बर्डन है उसको कम होगा आपका। तो 10 साल माफ हुआ, 7 साल माफ हुआ, 15 साल आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं टैक्स हॉलीडे, टैक्स की छुट्टी कर दी। आई बात समझ? पक्का समझ आई? अब ऐसे केसेस में सपोज करो मैं अभी कुछ तो भी कर रहा था और उस पर मैंने टैक्स चुकाया ज़्यादा, डीटीए बन गया मेरा, अब डीटीए को मुझे रिवर्स करना है, लेकिन अगले डीटीए थोड़ा थोड़ा रिवर्स होगा 10 सालों में, थोड़ा थोड़ा, उनमें से 7 साल टैक्स हॉलीडे में है, 7 सालों में टैक्स का कुछ होना ही नहीं है। फिर 7 साल के बाद मैं टैक्स हॉलीडे से बाहर निकलूंगा और बाद के 3 साल मुझे टैक्स लगेगा। अगर ऐसा कोई बेनिफिट था, मान लो डेप्रिसिएशन का, जो मुझे थोड़ा थोड़ा मिलना था, सबने डीटीए बन रहा है, डीटीए बन रहा है का मतलब क्या हो गया, टैक्स ज़्यादा चुका है, टैक्स ज़्यादा चुका है मतलब टैक्स की इनकम ज़्यादा, टैक्स की इनकम ज़्यादा थी मतलब डेप्रिसिएशन कम गया, अब आगे जाएगा, करेक्ट, आगे डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल में टैक्स वाले में, तो टैक्स के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो मुझे कम टैक्स चुकाना पड़ता, कम टैक्स चुकाना पड़ता, लेकिन अकाउंट के हिसाब से टैक्स ज़्यादा बनता, तो मैंने जो डीटीए बनाया था वो रिवर्स करता, लेकिन मेरा टैक्स ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे टैक्स चुकाना ही नहीं पड़ रहा है, तो मेरा हिसाब किताब ही नहीं बन रहा है। अगर मैं डीटीए क्रिएट कर रहा हूँ और वो 10 सालों में रिवर्स होना है थोड़ा थोड़ा, उसमें से 7 साल टैक्स हॉलीडे में है, तो वो तो रिवर्स रिवर्स दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं डीटीए ही आने वाले 3 सालों बस का बुक करूँ ना, इन बीच के 7 सालों का बुक ही क्यों कर रहा हूँ, रिवर्स रिवर्स नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। अगर टैक्स हॉलीडे आने वाले हैं तो डीटीए कैसे रिकॉग्नाइज होगा, देख, तो टैक्स हॉलीडे मीन्स द ईयर्स ड्यूरिंग विच एंटिटी वाज नॉट liable to pay tax due to tax deductions. Example, tax holiday under section 80 IAIB, ठीक है, 10A 10B,
होते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट या डीटीए which will reverse during tax holiday period should not be recognized। मैंने डीटीए बना लिया, वो रिवर्स होना है और टैक्स हॉलीडे में रिवर्स हो जाएगा, तो मुझे उस पर टैक्स चुकाना ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं कैसे शो करूँगा? अल्टीमेटली फिर मैं उतना ही डीटीए बनाऊं जितना मुझे बाद में जब टैक्स हॉलीडे खत्म हो जाएगा उस पीरियड में जो रिवर्स होना है वो डीटीए बना लूँ, उसको रिवर्स कर दूंगा। और जो बीच में रिवर्स होना है तो टैक्स ही नहीं ले रहे वो हमसे, हम रिवर्स कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो उसको हम क्रिएट भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो रिवर्स कर पाओगे क्या? टैक्स लग रहा है क्या? टैक्स का हिसाब किताब हो रहा है क्या? तो जब लग ही नहीं रहा तो क्या हिसाब बताओगे आप कि कितना टैक्स चुकाया, कितना चुकाना था? अरे लग ही नहीं रहा आपको टैक्स, तो आप जो डीटीए इन पीरियड में रिवर्स होने थे वो भूल जाओ, ना उनको बनाओ ना उनको रिवर्स करो, क्योंकि रिवर्स होते नहीं दिखेंगे। तो फिर कितने बनाओ? तो अगर आपको लगा कि 10 साल में थोड़ा थोड़ा सा रिवर्स होना था तो 7 साल का टैक्स हॉलीडे है, तो 7 साल के लिए मत बनाओ, 3 साल का बनाओ और उनको उस समय का कर देना, रिवर्स कर देना। क्या बात समझ आई आपको? पक्का? बात खत्म हो गई है। डिफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी कोई भी हो, ये तो रिवर्सल है, चाहे एसेट हो या लायबिलिटी हो, जो बीच में रिवर्स होना है वो छोड़ दो। Which will reverse during the tax holiday period should not be recognized। Deferred tax DTA DTL which will reverse after tax holiday should be recognized in the year in which such time difference arises। तो DTA तो अभी बनाएंगे जब डिफरेंस अराइज हो रहा है, बस उनके लिए बनाएंगे जो बाद में रिवर्स होंगे। कौन से बाद में? टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद। और जो बीच में रिवर्स हो जाने क्यों बुक कर रहा हो? ठीक है, उनका हिसाब नहीं हो पाया। तो टाइमिंग डिफरेंस दो तरीके के हो गए, विच विल रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे, इग्नोर, और टाइमिंग डिफरेंस विच विल रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे, रिकॉग्नाइज इन द ईयर इन विच डिफरेंस अराइजेस। आगे लिखा है, बस खत्म हो गया आपका ये, बाकी कहानियाँ चलनी है। टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट फर्स्ट should be considered to be reversed first। जो टाइमिंग डिफरेंस पहले राइज होगी वो पहले रिवर्स होंगे। मीनिंग ये हुआ, ध्यान सुनो, मेरा पहले साल डीटीए क्रिएट हुआ, मेरा दूसरे साल डीटीए क्रिएट हुआ, तीसरे साल से मैं टैक्स हॉलीडे में हूँ आने वाले 7 सालों तक। अब जो मेरा पहला डीटीए क्रिएट हुआ वो 10 सालों में रिवर्स होना था, तो दूसरे साल में थोड़ा रिवर्स हुआ, 7 साल में थोड़ा रिवर्स हुआ और 8वें और 9वें साल में रिवर्स होगा। और जो मेरा दूसरे साल डीटीए क्रिएट हुआ वो तीसरे साल रिवर्स होगा, चौथे करके ऐसे 7 सालों में रिवर्स होगा, आने वाले 3 सालों में और रिवर्स होगा। फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, फिर से सुनना। मेरा फर्स्ट ईयर में डीटीए क्रिएट हुआ एक एसेट पे, उसमें अकाउंट में ज़्यादा डिप्रेशन लगा, टैक्स में कम, लेकिन वो अगले साल से रिवर्स होना शुरू हो जाए। वो सेकंड ईयर में रिवर्स हुआ। अब मैं सेकंड ईयर में टैक्स हॉलीडे में नहीं था, सेकंड के बाद में थर्ड ईयर, फोर्थ, ऐसे करके 7 साल टैक्स हॉलीडे में रहा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ईयर में जो टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हुआ है जिसका मैंने डीटीए बनाया, वो सेकंड ईयर में थोड़ा सा रिवर्स होगा, फिर इन 7 सालों में रिवर्स होगा। कितने हो गए? 8, और 2 सालों में और रिवर्स होगा। सेकंड ईयर में एक मशीन खरीद के लाया, उस पर टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो 7 सालों में 10 सालों में रिवर्स होने वाला है वो। ठीक है, ये कॉमन ले रहा हूँ बार बार ताकि आपको ठीक समझ आए। सेकंड ईयर में मैंने एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करा, अकाउंट में टैक्स में नहीं हो पाया, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो अब वो बाद में रिवर्स हो रहा है, तो 10 सालों में रिवर्स होने वाला है। तो 7 साल तो टैक्स हॉलीडे में आ रहे हैं, बाकी 3 साल टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद आ रहे हैं। अब अगर मैं सेकंड ईयर के एंड में देखूँ तो मेरे पास कितना सारा डीटीए है, 6 साल का और 1 साल का। तो अब 7 साल में तो कुछ रिवर्स होना नहीं, तो मैंने पहले साल भी उतना ही बुक किया होगा जो दूसरे साल और बाद के साल में रिवर्स होगा, और दूसरे साल में उतना करा होगा जो 7 साल के बाद रिवर्स होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब सेकंड ईयर के एंड में जो डीटीए है वो फर्स्ट ईयर का भी रखा हुआ है और सेकंड का भी रखा हुआ है। 4 साल गुजर गए, अब हम 8वें 9वें साल 10वें साल रिवर्स करने पे आए, तो बोला पहले वो रिवर्स करो जो पहले का है, फिर वो रिवर्स करो जो बाद का है। हमने टेस्ट में किया था। इसमें ये है कि
पहले जो पहले का है वो रिवर्स करोगे तो वो 8वें साल और 9वें साल रिवर्स होगा। 10वें साल नहीं जाएगा, क्योंकि उसके 10 साल 9वें साल में कंप्लीट हो गए। 7 साल के बाद 8वां 9वां साल बोल रहा हूँ, पहला और दूसरा साल, फिर 7 साल और फिर उसके बाद। ठीक है। और जो दूसरे साल का है वो 10 साल चलना है, तो 7 साल तो नहीं मिला, तो 8 में भी चल रहा है, 9 में भी चल रहा है और 10 में भी चल रहा है। तो आपको हिसाब दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये फर्स्ट ईयर वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर वाला है जो रिवर्स हो रहा है, और एक सेकेंड ईयर वाला है जो रिवर्स हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि टाइम एंड डिफरेंस ओरिजिनेट फर्स्ट, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, करके बताऊंगा, है ना। टाइम एंड डिफरेंस ओरिजिनेट फर्स्ट should be considered to be reversed first। जिनको पहले ओरिजिनेट हुए हैं उनका रिवर्सल पहले दिखाया जाएगा, जो बाद में ओरिजिनेट हुए हैं उनका रिवर्सल बाद में दिखाया जाएगा। इसका मतलब जो बिल्कुल पहले साल का है उसका रिवर्सल 8वें साल दिखेगा, ठीक है, और जो दूसरे साल का है उसका भी रिवर्सल 8वें साल दिखेगा। फिर जो पहले साल का है उसका रिवर्सल भी 9वें साल दिखेगा और दूसरे का भी 9वें साल दिखेगा। लेकिन जब 10वें साल की बात आएगी तब दूसरे बस का बचेगा, पहले का से नहीं बचेगा, क्योंकि हम बोले पहले का पहले ही एडजस्ट हो गया। और आप उसका पूरा ग्रुप बना लेते तो फिर तीनों सालों में टुकड़े टुकड़े हो जाते। इतनी बात कह रहे हैं, क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मतलब हम्म, हम्म, बिल्कुल, हाँ, ये भी करेक्ट है। अगर डिटेल क्रिएट हो रहा है तो इसको एडजस्ट करेंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि दोनों भी एडजस्ट होंगे, तो एक अपनी उम्र 10 साल का लेके चलेगा और एक अपनी उम्र 10 साल को लेके चलेगा। उस हिसाब से भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सॉल्व भी ऐसे हुआ है, लॉजिकल, कि उन्होंने दोनों को एडजस्ट करके दिखाया है, दोनों को एडजस्ट करते हुए दिखाया है। लेकिन एक 10 साल तक, मतलब उसका 9वां 8वां 9वां 10वां साल चल रहा है और दूसरे का 8वां 9वें साल में ही एडजस्ट होगा। करके बताता हूँ क्वेश्चन। बस दो छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं, तो अब थ्योरेटिकली हम खत्म कर लेते हैं इसको, और फिर जब उठाएंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराऊंगा। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए, ठीक है, आप सुनते जाना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे नहीं प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। At each balance sheet date, on an enterprise reassess unrecognized DTA so that sufficient future taxable income will be available against which such DTA can be realized. At each balance sheet date, an enterprise reassess unrecognized DTA, अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए को रीअसेस करें एक बार, सो दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल। अगर गलत लैंग्वेज गलत लिखी है, वो ये कह रहे हैं आपने एक डीटीए को रिकॉग्नाइज नहीं करा था, क्योंकि आपको लग रहा था भविष्य में प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है। याद है ये बात आपको? और बोला कि डीटीए को तब रिकॉग्नाइज करो तब जब आपको वर्चुअली सर्टेन हो कि भविष्य में इतने प्रॉफिट्स होंगे जिसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। आपने बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फ्यूचर प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, आपने डीटीए को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हो सकता है एक साल खत्म हुआ और अब आपको ऐसा दिख रहा हो कि नहीं नहीं फ्यूचर में प्रॉफिट होने की संभावना है, हो सकता है ये सिनेरियो बदल गया। तो फिर आप क्या करेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीओ को भी आप क्या कर सकते हैं, रीअसेस करेंगे कि अब इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि अब एडजस्ट होने की संभावनाएं बन गई। थ्योरेटिकल है, ये है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, टैक्स हॉलीडे वाला। और इसके बाद ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एस 22। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लें, काफ़ी इटैलिक लिखा हुआ है, 90 डिग्री पे इटैलिक है, देख लें आप अपने बुक में देख लें। आगे बनाना मैं ये कर रहा था कि एक बार वो सीधा हो तो मैं फ्रीज कर दूंगा, लेकिन हो तो
अब क्या रोटेट ऑफ करके क्या कर, मुझे देखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पागल बच्चे। ठीक है, सुनो, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप समझ गए कितना इंपोर्टेंट है। If AS20 applies for the first time by the entity, then entity should recognize the DTA DTL accumulated prior to adoption of their AS। आप पहली बार AS अप्लाई कर रहे हो, AS22 आपके ऊपर पहली बार एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे छोटी कंपनियों पे AS22 अप्लाई, आप लिस्टेड हो गए, बड़े हो गए, बड़े आ गए, अब आपके ऊपर AS22 लग रहा है, तो AS22 आज से लग रहा है, लेकिन टैक्स तो पहले से भी लग रहा होगा और मशीनें पहले भी होंगी, तो जो हो रहा था वो सब हो रहा था, बस AS22 नहीं लग रहा था, तो आप DTA DTL बना नहीं रहे थे। कहने का मतलब तो ये है कि एक छोटा दुकानदार भी जो मशीन खरीद रहा है, अगर वो टैक्स भरता होगा तो उस पर डेप्रेशन कुछ और क्लेम करता होगा और बुक्स में कुछ और दिखाता होगा, तो डिफरेंस तो सबके है। अब AS22 नहीं लगता तो वो DTA DTL बनाता नहीं है। आई बात समझ। अब अगर आपके ऊपर DTA DTL का प्रोविजन मतलब AS22 अप्लाई हो गया, सपोज आप लिस्टेड हो गए, आज तक का भी हिसाब देख लो कि कितनी मशीन पड़ी हुई है, इन पे अकाउंट में कितना डिडक्शन लग चुका है, इस पर टैक्स में कितना लग चुका है, अच्छा टैक्स में कम लगा है क्या, तो फिर इसका DTA DTL बनना है क्या, तो वो सब बनाने पड़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं कि आज के बाद जो मशीन खरीदो उसको देख लेंगे, ना ना ना, आज तक का भी जो हिसाब है वो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, करस्पॉन्डिंग यानी दूसरा इफेक्ट, समझ लग रहा है, effect should be given to opening revenue reserves if any, if insufficient revenue reserves adjust opening balance of P&L, if insufficient opening balance of P&L then show as negative balance of P&L in balance sheet, however DTA or DTL arising in current year should be routed through current P&L account। कहने का मतलब क्या हुआ, बस बात खत्म हो गई है। इनका मीनिंग ये है कि जब आप पहली बार आपके ऊपर AS22 लग रहा है, तो आप देख लो कि पुरानी मशीन वगैरह पड़ी हुई हैं, पुराना कंज्यूमर एक्सपेंस है, क्या उनके ऊपर कोई DTA DTL बन रहा है, अगर अगर बन रहा है, जिसकी पूरी संभावना है कि बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये आप नॉर्मल बिजनेस में चला रहे थे तो अकाउंट का डेफिनेशन कुछ और है और टैक्स का डेफिनेशन कुछ और, DTA DTL तो बनेगा, सुनते जाना दो स्टेप, तो वो निकाल के रखो कितना DTA DTL बन रहा है। अब बन गया DTA, तो ये तो हम P&L में डालते थे, DTA हो या DTL, एक P&L में डालते थे, दूसरा बैलेंस शीट में दिखाएंगे, दो इफेक्ट होंगे ना, तो आप बनाना है, चलो डिसाइड हो गया DTL बनना है, तो बैलेंस शीट में दिखा दो DTL, दिखा दिया, दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे, एंट्री करोगे तो केवल 2 DTL तो नहीं हो जाएगा, अभी तक क्या होती थी P&L 2 DTL, ऐसे होते थे, भाई P&L से बना था DTA DTL, हाँ यार, अभी P&L से बना, लेकिन करंट ईयर के P&L से क्यों बनाओगे, ये तो पुराने DTA DTL है, तो जो आपके पास रेवेन्यू रिजर्व पड़े हुए हैं, पुराने P&L कहाँ ट्रांसफर किए होंगे, जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व, तो उन जनरल रिजर्व से क्या करो एडजस्ट, रेवेन्यू रिजर्व बोल देना, मतलब जनरल रिजर्व की जैसे सारे, ठीक है, या जो पुराना P&L पड़ा हुआ है उससे एडजस्ट करो, और फिर भी ना हो पाए, अगर कोई एक्सपेंस होता है, भले वो पिछले साल का हो, अगर पिछले साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था तो आपको इस बार के P&L में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस P&L में तो जाएगा, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अब एक्सपेंस है या कोई भी चीज़ है, अब वो पुराने P&L में नहीं गई तो भूल जाओ फिर उसको। हम पढ़ते हैं स्पाइक प्रायर पीरियड आइटम, अगर आपने गलती से पिछले साल के P&L में कोई एक्सपेंस इनकम दिखाई थी, नहीं भी गई, तो फिर अब आपको इस बार दिखानी तो पड़ेगी, तो अब आप क्या करोगे, जो DTA DTL बन रहे हैं P&L से बनने थे, तो ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व से एडजस्ट कर लो, नहीं तो P&L जो पुराने पड़े हैं उससे कर लो, नहीं है तो करंट ईयर के P&L से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या कोई डाउट आपको, एक बार फिर से देख लें क्या लिखा था उसमें, कि करस्पॉन्डिंग इफेक्ट शुड बी गिवन टू ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व, इफ insufficient revenue reserve adjust opening balance of P&L, if insufficient opening balance of P&L then show as नेगेटिव बैलेंस ऑफ P&L इन बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस P&L भी नहीं है तो नेगेटिव दिखा देना, फिर क्या होगा, हाई बाय DTA और DTL अराइजिंग इन करेंट ईयर to be routed through current P&L account, sorry
वो बोला है जो डिटेल बन रहा है तो आपको P&L में डालना था, या तो ओपनिंग रिजर्व से एडजस्ट कर लो, नहीं है तो ओपनिंग प्रॉफिट से एडजस्ट कर लो, नहीं है तो आप नेगेटिव फिगर के रूप में बैलेंस शीट में दिखा देना। जब आप नेगेटिव फिगर के रूप में बैलेंस शीट में दिखाते हो, जब करंट ईयर का P&L वहाँ पहुँचेगा तो ऑटो क्या करेगा, ऑटो एडजस्ट करेगा। है बस में तो एडजस्ट हो जाएगा। और जो करंट ईयर के डिटेल है, क्या आप उनको ओपनिंग से हटा सकते हैं? नहीं, उनको तो आप करंट ईयर से ही हटाओ। अब बस आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपको, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वही पूछा गया है, तो दोनों में आपको करा देता हूँ, एक बार देख लें। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क है, कल चेक कराना मुझे। इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क लिख लो, इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क लिख लो, करके ही दिखाना है ना, कोई एक्सक्यूज मत देना। 3 और 2 बिल्कुल चेक करूंगा, क्या लग रहा है? इतनी मेहनत करने के बाद टीचर चेक नहीं करेगा?